एपिसोड 371। इससे भी अधिक दिलचस्प बात है, लेकिन यह एक कहानी की तरह है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। कुन ने आगे कहा, सुप्रीम ग्रेड लॉ से भी अधिक अनपेक्षित कुछ क्या? दक्ष ने पूछा और वह और भी अधिक उत्सुक हो गई। सभी का देवता के पास है, ठीक उसी तरह केवल सबसे मजबूत शैतान के पास भगवान ग्रेड हथियार होते हैं। जून ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति को देखने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वर्ग के स्वर्गीय सम्राटों या दानव क्षेत्र के दानव सम्राटों के समान स्तर पर लगभग असंभव है। लेकिन यह एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है? दक्ष ने पूछा। गायब गॉड ग्रेड हथियार, टाइम की तलवारें। इसे एक मालिक कहा जाता है क्योंकि भगवान ग्रेड की तलवारें गायब होने के बाद भी इसे पुनर्जीवित नहीं किया गया था। जून ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने की ओर देखा था। तुम्हें याद है कि मैंने पहले तियाशेन के यहाँ आने के बारे में बताया था? वह भी इसी तरह के काम के लिए यहाँ आया था। उसे समय की तलवारों के बारे में पता चला था। वह तलवारें इस सीलबंद ग्रह पर कहीं भी है। उन्होंने आगे कहा, दुर्भाग्य से महीनों की खोज के बावजूद वह इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी। जब वह इस जगह से निकल रही थी तब उसने भी इसी तरह की अवधि की तलवारों का संकेत दिया था। मुझे भी उस पर विश्वास है। मुझे लगता है, उन्होंने आगे कहा, इस बात की अच्छी संभावना है कि समय की तलवारें जगह जगह है। एक ईश्वरीय विद्या, समय की तलवारें। दक्ष ने बड़बड़ा हुए सोचा कि तलवारें कैसी दिखती होंगी? हाँ, समय की तलवारें खोई हुई सबसे कीमती वस्तुओं में से एक की उदंत के अनुसार 5 देव श्रेणी की तलवारें सामने हैं। उनमें से 3 स्वर्ग में मौजूद है। वे हैं न्याय की तलवारें, रक्त की तलवारें और स्वर्गीय दंड की तलवारें, जो स्वयं स्वर्गीय तक के पास है। जून ने समझाना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, दानव क्षेत्र में 4थी देव श्रेणी की तलवारें मौजूद हैं। दानव सम्राट के पास दिव्य परीक्षण की तलवारें हैं। जहां तक 5वीं देव श्रेणी की तलवारों की बात है तो वह समय की तलवारें हैं, भगवान ग्रेड तलवारें। अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं तो मैं वास्तव में शक्तिशाली हो गया। दक्ष ने जून के शब्दों में कहा, हाँ, समय की तलवारें बहुत शक्तिशाली होती है। ये स्थान और समय की भी कीमत हो सकती है। तलवारों के साथ आप और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके अलावा तलवारों की एक और विशेषता है, वह तलवारों की मदद से आप समय में मदद कर सकते हैं, आगे या पीछे जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। जून ने उत्तर दिया, तलवार में समय यात्रा करने की क्षमता है। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर किसी के पास तलवारें तो वह उस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करता? ये बहुत आश्चर्यजनक है। लाजचेन ने उलझन में उससे अपनी बातें रखते हुए पूछा। मुश्किल लग रहा था। उस क्षमता का उपयोग करने से धारक की मृत्यु ही होती है। जून ने उत्तर दिया, जिससे दक्ष को झटका लगा। खैर, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में लगभग हर कोई नहीं जानता है। ये तलवारों की अंतिम ज्ञात उपस्थिति के बारे में है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा, किंवदंती के अनुसार एक युवा लड़की को प्राचीन काल की तलवारें मिली थी। कुछ शोध के बाद उसे तलवारों का नाम और उसके उपयोग का पता चला। दक्ष ने अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह वास्तव में उस तलवार के बारे में जानने में रुचि रखता था जो उसे समय यात्रा करने में मदद कर सकता था। उन्होंने सबसे पहले इस क्षमता के कई उपयोगों के बारे में सोचा था। छोटी लड़की ने तलवारें लहराई और अपने परिवार को इसके बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि तलवारों की एक विशेषता यह है कि यह किसी व्यक्ति को 10,000 साल पहले ले जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि यह उनके अनुसार एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि जब कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो वह समय के साथ पीछे या आगे चला जाता है, लेकिन तलवार का उपयोग करने के बाद वह केवल 24 घंटों के बाद ही जीवित रह पाता है। वह व्यक्ति और उसके अतीत या भविष्य का पुनरावर्तन यह है, दुनिया से गायब हो जाएंगे। जून ने कहा। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, यदि आप अतीत में जाने के लिए उस विद्या का उपयोग करते हैं तो आप 24 घंटे में मर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षमता का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। दिलचस्प है, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए यह वास्तव में एक बड़ा प्रेरणा परक है। वैसे उस लड़की का क्या हुआ? जहां तक मैंने समझा तलवारें अभी भी गायब हैं। इसका मतलब यह है कि लड़की ने तलवारें खो दी हैं। क्या किसी ने इसे चुरा लिया या कुछ और? दक्ष ने जून से पूछा। नहीं, उस लड़की ने अपने परिवार को तलवारें दिखाई। उसके परिवार ने उसे तलवारें दी थी, लेकिन उसके बड़े भाई के मन में कुछ और ही था। उसने एक रात तलवारें चुरा ली और उसे अतीत में जाने दिया का उपयोग किया गया, जबकि उसे पता था कि तलवारों का उपयोग करना गलत है। वह 10 साल पीछे चला गया और उस समय तक पहुंच गया जब उसके दोस्त की हत्या कर दी गई, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई, मौत हो गई। उसके बाद तलवारें मर गई, कोई पता नहीं चला वह तलवारें कहाँ थी। जून ने उत्तर दिया, वैसे भी एक दिन तियाशेन को उस तलवार के हाल के बारे में एक सुराग मिला और उस सुराग ने उसे इस सीलबंद ग्रह तक पहुंचाया। बाकी आप जानते हैं, वह तलवारें इतनी पुरानी नहीं थी कि वह तलवार के साके और समय की सीमा के कारण के बारे में पता लगा सके। उसे वहां से जाना पड़ा। उसने कहा, जब वह गया था तो उसे इस ग्रह पर समय की तलवारों के होने की कितनी विश्वसनीयता थी? लाजचेन ने डर कर पूछा। जून ने जवाब दिया, उसे 100% निश्चितता थी। यदि वह उस पर अनिच्छुक होता तो
वह अगले हजारों वर्षों में इस ग्रह की कुंडली में स्थिर रहता, लेकिन उसे कुछ और भी करना था। ठीक है, मैं अपने पूर्वज की प्रवृत्ति पर विश्वास करूं, समय की पौराणिक तलवारें इसी ग्रह पर होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय भी योग्य है। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ब्लडलाइन मंदिर ने मुझे यहाँ भेजा है, दक्ष उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा वह मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह अपनी गाड़ी के ठीक सामने था, लेकिन आगे उसने कुछ देखा कि उसका खून खोल रहा है। उसने देखा कि उसके करीबी 10 लोग उसके स्ट्रोयर के सामने हैं, उनमें से एक मिलियाई का हाथ रॉकेट से बाहर खींचा जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम काम छोड़ दोगे? क्या स्टॉप पता है कि शादी की वजह से हमें कितना पैसा मिलना है? एक मोटा आदमी मेई को खींचकर ले जा रहा था और रख रहा था, साली कुतिया, जब तू भूख से मरने वाली थी तब हमने तुझे नौकरी दी थी, हमने तुझे अपने बेटे को खिलाने के लिए पैसे दिए थे और अब तूने नौकरी छोड़ने की हिम्मत की है। एक मोटा आदमी मिलियाई को खींचते हुए उससे डांट रहा था, नहीं नहीं, मैं अब वहां काम नहीं करूंगी, मैंने अपने बेटे से वादा किया था। मिलियाई ने विरोध करते हुए कहा, यह संभव नहीं है, हमारे ग्राहक खास तौर पर उस गद्दार की पत्नी को पीटने और मन की शांति पाने के लिए आते हैं, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें मरते दम तक हमारे लिए काम करना होगा। मोटे आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां तक आपके बेटे से किए गए वादे की बात है, क्या वह वादा अधिक महत्वपूर्ण है या आपके बेटे का जीवन? यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका बेटा कल की रोशनी नहीं देख पाएगा। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मिलियाई उसकी बातें सुनकर डर गई, उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह आदमी उसके बेटे के साथ क्या कर सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, उसने कहा और विरोध करना बंद कर दिया। दक्ष ने सब कुछ सुन लिया और मोटे आदमी को घूरने लगा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच की उसे अपनी अंगुलियों की चटकने की आवाज सुनाई देने लगी, उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी और एक अजीब सी आभा ने उसे घेर लिया। उसने अपने कपड़ों से चाकू निकाला और उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और मोटे आदमी के सामने आ गया। तारा कंतरान 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 कन। वह आत्मसंतुष्ट मोटा आदमी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था जब उसने देखा कि मिलाई एक बार फिर उसके लिए काम करने के लिए सहमत हो गई है। अच्छी लड़की, अब मेरे साथ आओ, हमें काम पर जाना है, उसने उसके होंठ चाटते हुए कहा। लेकिन तभी उसने अपनी आंखों के सामने कुछ चमकता हुआ देखा। एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक चमकदार चाकू उसके हाथ पर आकर लगा जो मिलियाई को पकड़े हुए था। पलक झपकते ही एक हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। आसपास चीख गूंज उठी। दिन का आदमी वध किए जा रहे सुअर की तरह चिल्ला रहा था। सिचेना, मिलियाई ने आश्चर्य से कहा जब उसने देखा कि दक्ष खून से सने चाकू के साथ उसके पास खड़ा था। दक्ष ने मिलियाई की ओर देखा और एक आरामदायक मुस्कान दी, फिर उसने चिल्लाते हुए आदमी की ओर देखा, मुझे खेद है लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं आ रहा है, इसके विपरीत आप सभी पीछे ही रहेंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, मैं शांति मंडप का प्रबंधक हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मोटा आदमी गरजते हुए बोला और उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियां दक्ष की ओर इशारा की। उसके पास सिर्फ यही एक हाथ बचा था। तुम वह हाथ भी खोना चाहते हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा। दक्ष की बातें सुनकर उस आदमी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह अपना हाथ वापस खींच कर पीछे हटने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाकू एक बार फिर चला और उस आदमी के बाएं हाथ को भी काट दिया। एक और हाथ जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक और जोर की चीख सुनाई दी, तुम कमीने, तुम क्या देख रहे हो, जाओ इस कीड़े को मार डालो। उसने बिना किसी उकसावे के मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, आदमी ने अपने अयों से कहा और वहर के मारे पीछे हट गया कि कहीं दक्ष बदले में उसकी गर्दन न काट दे। उस आदमी ने अपनी तलवारें निकाल ली जो वे अपनी पीठ लादे हुए थे और दक्ष की ओर भागे। मियाई को अभी भी यह समझने में कठिनाई हो रही वहां हुआ था थी रहे थे, वह उसकी जान के लिए डर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे वह दक्ष के सामने दौड़ी और उसे बचाने के लिए अपना हाथ फैला दिया। सिचेना, तुमने क्या किया, यहाँ से भाग जाओ, मैं उन्हें वापस पकड़ लूंगी, उसने जल्दबाजी में दक्ष से कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि दक्ष ने बिना सोचे समझे उस आदमी को क्यों नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वह उसकी जान बचाना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए जबकि वह पीछे रहकर उन आदमियों को रोके रखे। हालांकि दक्ष भागा नहीं, वह बस मुस्कुराया जब उसने मिलियाई का मात्र प्रेम देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। चिंता मत करो मां, मुझे कुछ नहीं होगा, हालांकि मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बस भाग जाओ, मिलियाई ने पीछे मुड़ते हुए गरजते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। उसे लगा कि उसका बेटा भाग गया है। वह खुश थी कि उसने उसकी बात मान ली। उसने खुद को उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया था जो उसके बेटे के पीछे भाग रहे थे। उसने उन्हें हर कीमत पर रोकने का फैसला किया था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने सामने की ओर देखा लेकिन उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह देख सकती थी कि दक्ष सामने खड़ा था, ठीक एक लड़के के साथ
सामने उस आदमी ने अपनी तलवार दक्ष की ओर घुमाई। उसे पता था कि वह बहुत देर हो चुकी है, वह उस आदमी को रोक नहीं सकती थी और ना ही अपने बेटे को बचा सकती थी। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाती उसने एक चीख सुनी। चीख सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह चीख उसके बेटे की चीख जैसी नहीं लग रही थी। आवाज ज्यादा भारी थी, मानो किसी बुरे आदमी की हो। पहली चीख के ठीक बाद उसने एक और चीख सुनी। इस बार यह भी एक आदमी की चीख थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक चीखें गूंजती रही। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने देखा कि जमीन पर एक सिरहीन शव पड़ा हुआ था। हालांकि यह शव उसके बेटे का नहीं था, यह उस आदमी का था जो उस पर हमला करने वाला था। उसने पास में ही एक और शव देखा। जैसे ही उसने जमीन पर नजर घुमाई उसे कई लाशें दिखाई दी। सभी लाशें उन लोगों की थी जो दक्ष पर हमला कर रहे थे। उसने अपनी नजर उठाए और देखा कि दक्ष आसमान से चाकू लेकर नीचे आ रहा है। चाकू एक आदमी की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में घुस गया जिससे उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष मुस्कुराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने चारों ओर देखा, एक के बाद एक लाशें दिखी। सिर्फ एक आदमी जिंदा था और वह मोटा आदमी था जो मिलियाई को खींच रहा था। उस आदमी ने हाथ नहीं दिया क्योंकि दक्ष ने उसके हाथ काट दिए थे। उसका चेहरा पहले से ही डर से पीला पड़ गया था। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा और वह मुस्कुराया। वह आखिरी था। हाँ, आखिरकार यह खत्म हो गया। तुम्हारे पास और क्या है? मुझे याद है कि तुमने मेरी माँ से कहा था कि मैं कल की रोशनी नहीं देख पाऊंगा। कृपया ऐसा करो, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। उसने उस आदमी से पूछा जब वह उसकी ओर चलने लगा। तुम एक राक्षस हो, मुझसे दूर रहो। मोटा आदमी यह कहते हुए दक्ष से दूर शहर की ओर भागने लगा। दक्ष ने उस आदमी को भागते हुए देख तो वह मुस्कुराया। जब वह आदमी दक्ष से 50 मीटर दूर था तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने दक्ष को अपने पीछे आते नहीं देखा। दक्ष अभी भी पीछे खड़ा था। आदमी ने सोचा कि दक्ष को उसे मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह उसका पीछा नहीं कर रहा था। आदमी ने राहत की सांस ली और भागना जारी रखा। बस रुको, एक बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा कि तुमने मेरे आदमियों को मार डाला। कुछ ही घंटों में तुम्हें सजा देने के लिए 10 स्पिरिट वॉरियर्स यहाँ आएंगे। मैं देखूंगा कि तब ये कैसे रहता है। आदमी ने सोचा और उसकी आंखों में एक निर्दय भाव दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखना बंद कर दिया और आगे की ओर देखने लगा, लेकिन तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने एक हाथ को सीधे अपनी गर्दन की ओर आते देखा। दक्ष अब तक उसके पीछे खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वह उस आदमी के सामने था और उसकी गर्दन पकड़ रहा था। दक्ष ने उस आदमी को हवा में उठाया और झोपड़ी की ओर वापस चला गया। तुम अभी नहीं जा सकते, तुम कुछ छोड़ गए हो। तुम अपने हाथों के बिना कैसे जा सकते हो? तुम उम्मीद नहीं करते कि मैं उन्हें वापस करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, है ना? उसने हंसते हुए कहा और उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कृपया मुझे मत मारो, मैंने गलती की है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उस आदमी ने दक्ष से मुक्त होने की विनती की जबकि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम जाना चाहते हो? जरूर, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ हिसाब किताब ठीक करना होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी और उसके बाएं हाथ में चाकू था। उसने चाकू वापस रख दिया और फिर पास के एक पेड़ की बेल पकड़कर उसे खींच लिया। जैसे ही वह मिलियाई के पास पहुंचा उसने उस आदमी को जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुम्हारे घर के बारे में कुछ बातें सुनी है, कैसे उसे वहां पैसे के लिए पीटा गया था और तुम उसे उसी जगह घसीटना चाहते थे। क्यों ना तुम भी कुछ ऐसा ही अनुभव करो, ये बहुत दिलचस्प होगा। दक्ष ने मलियाई की ओर चलते हुए कहा। उसने वह बेल मलियाई को दे दी। इसका इस्तेमाल उसे कोड़े मारने के लिए करो। उसने तुम्हें बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया है, अब थोड़ा बदला लेने का समय आ गया है, ऐसा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने मियाई से कहा। मियाई ने दक्ष की ओर देखा। मैं नहीं जा सकती, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर हमने उसे मारा तो राज्य हमें सजा देगा। चलो यहाँ से चले जाते हैं, मियाई ने दक्ष से कहा और कुछ भी करने से इनकार कर दिया। हाँ, तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी बहुत से लोगों को मार डाला है ना? क्या उस आदमी को पीटना मारने से बड़ा अपराध है? बस कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं वादा करता हूँ, मेरे पास पहले से ही इसका समाधान है। दक्ष ने उसके कंधों को थपथपाते हुए उससे कहा। मलियाई ने दक्ष की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अभी भी संदेह हो। तारान्वित थी कि क्या होने वाला है। उसके बेटे ने अभी अभी यहाँ लोगों की हत्या की थी और उसने एक उच्च स्तरीय व्यक्ति के हाथ भी काट दिए थे। यह एक ऐसा अपराध था जो उसे मरवाने के लिए पर्याप्त था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह सोच रही थी कि इसकी वजह से दक्ष के साथ क्या हो सकता है। दक्ष ने उसकी उलझन को देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने जो भी कहा उससे उसकी चिंताएं खत्म नहीं होने वाली थी। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया जो बेल पकड़े हुए था। मैं वादा करता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है, वास्तव में चीजें अभी वैसी ही होने लगी हैं जैसी होनी चाहिए। बस यात्रा का आनंद लो। जब हम गंतव्य
जगह पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसने धीरे से कहा और उसका हाथ थाम लिया। दक्ष ने अपने हाथों से मलयाई को मोटे आदमी को कोड़े मारने के लिए कहा। जैसे ही मोटी बेल उस आदमी पर लगी वह जोर से चिल्लाया। एक के बाद एक कोड़े उस आदमी पर वार करते रहे। हर बार जब वह उसकी त्वचा पर लगा तो गहरा घाव हो गया। उस आदमी की चीखें दक्ष के कानों में एक धुन की तरह गूंज रही थी। वह उसके चेहरे पर दिख रहे दर्द भरे भाव का आनंद ले रहा था। 10 मिनट से ज्यादा चीखने के बाद उस आदमी की आवाज भी बंद हो गई। उसका गला जवाब दे गया। आदमी के शरीर पर जगह जगह लाल निशान थे। दक्ष ने मलयाई का हाथ छोड़ दिया जो अभी भी अपने कांपते हाथ को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जैसे ही दक्ष ने उसे छोड़ा बेल उसके हाथ से नीचे गिर गई। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। दक्ष उस आदमी के पास गया और उसके सामने बैठ गया। तुम्हारे चेहरे पर वह भाव, तुम्हारी आंखों में दर्द और तुम्हारे शरीर पर निशान, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो उसने महसूस किया था जब तुमने उससे इस तरह काम करवाया था? केवल वही नहीं बल्कि तुम्हारे पास भी उसके जैसे कई और लोग हैं ना? दर्द सहना कैसा लगता है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछा। कृपया मुझे जाने दीजिए, उस आदमी ने भारी आवाज में दक्ष से विनती की। जरूर, चलो पहले एक खेल खेलते हैं। अगर तुम अगले 5 मिनट में बिना गिरे 50 मीटर चल सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम चाहते थे कि वह छोटे होने के बावजूद काम करे है ना? मुझे यकीन है कि तुम कम से कम इसके बाद चल तो सकते हो, है ना? तुम्हारा समय अब शुरू होता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और उस आदमी को देखते हुए पीछे हट गया। वह आदमी दर्द से गुजरने के बावजूद जल्दी से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद वह किसी तरह खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, उसे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर को घसीटना शुरू कर दिया। वह हर कदम पर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि विकल्प मौत ही था। वह बस जिंदा रहना चाहता था, बाकी सब गौन था। जीने की उसकी प्यास हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। हालांकि उस आदमी का मोटा शरीर हर जगह मार से दर्द कर रहा था, फिर भी वह रुका नहीं। वह जाना चाहता था, वह इस छोटे लड़के को पीछे छोड़ना चाहता था। लड़का मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी नजर में वह एक राक्षस था। मौत के इस डर ने उस आदमी को अपने भारी शरीर को सिर्फ 5 मिनट में दक्ष से 50 मीटर दूर खींचकर ले जाने में मदद की। उस आदमी में जीने की प्यास थी, वह वहां से भागना चाहता था और उस प्यास ने उसे उसका लक्ष्य हासिल करवा दिया था। वह सफल हो गया था, आदमी सफल हो गया था, लेकिन वह जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सफल होने के बाद भी वह आदमी नहीं रुका और चलता रहा। उसे पता था कि उसे किसी भी कीमत पर यह जगह छोड़नी होगी। वह यहाँ रहकर दक्ष के मन बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह आदमी अभी 10 मीटर ही चला था कि अचानक उसने देखा कि दक्ष अचानक हवा में उसके सामने आ गया। मैंने वही किया जो तुमने कहा था और मैं सफल रहा। अब तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाने दो, उस आदमी ने दक्ष से कहा और उसने डर से उसकी ओर देखा। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। मैं इस दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ रहा हूं क्योंकि वादा तोड़ना मेरे खून में नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपको शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देने आया हूं। मैं भी अपनी शर्त पूरी करूंगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं आपको जाने दूंगा, उसने उस आदमी से कहा। सिर हिलाते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक पीड़ा भरी मुस्कान उभरी। वह चलता रहा, लेकिन जब उसके गले के बीच में चाकू घोंपा गया तो उसकी आंखें गोली हो गई। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी गर्दन से अविश्वसनीय गति से खून बहने लगा। चचती आदमी ने बड़बड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। वह आदमी तुरंत मर गया था। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें सीधे नरक में जाने दिया। मैंने तुमसे कहा था मैं अपने वादे नहीं तोड़ता, मैं इसके लिए बहुत ईमानदार हूँ। ना केवल मैंने तुम्हें रोका बल्कि मैंने तुम्हें जाने में भी मदद की, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने उस आदमी की गर्दन से चाकू निकाला। उस आदमी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने नीचे उस आदमी के शरीर की ओर देखा, उसकी गर्दन से अभी भी खून बह रहा था। उसने उस आदमी की लाश का पैर पकड़ा और उसे अपनी झोपड़ी की ओर खींच लिया। दक्ष ने उस आदमी की लाश को जमीन पर पड़े दूसरे शवों के पास फेंक दिया। उसने अन्य शवों को भी एकत्र किया और उन्हें भी उसी स्थान पर फेंक दिया, जिससे शवों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। मिली आए अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। उसके लिए उस समय एक सपने जैसा था। दक्ष पीछे मुड़ा और छोटी सी झोपड़ी के अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद वह तेल से भरा एक कनस्तर लेकर बाहर आया। वह तेल का डिब्बा लेकर शवों के पास गया और उन पर तेल डाला। उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी शव ज्वलनशील तेल में नहा जाए। तेल डालने के बाद उसने शवों में आग लगा दी। शव धू धू कर जलने लगे। दक्ष वापस मलयाई के पास गया और उसके पास बैठ गया। उसने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और वह उन खूबसूरत लपटों को देख रहा था जो मौत से जल रही थी। अभी तो सब खत्म हो गया, देखा कुछ नहीं हुआ, आज तो कोई आया ही नहीं। अगर किसी को शक भी हो तो कौन मानेगा कि हमारी वजह से इतने लोग लापता हो गए। चिंता मत करो, उसने धीमे स्वर में कहा। मलयाई ने दक्ष की ओर
देखा और उसके सिर को धीरे से सहला। क्या तुमने अपनी युद्ध भावना को जगाया? उसने अचानक दक्ष से पूछा। वह आज यहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वो उन सभी बुरी चीजों को भूलना चाहती थी जो उसने देखी थी। वही ये भूलना चाहती थी कि उसने अपने बेटे को ऐसे मारते देखा जैसे वह बंज भूमि से घास काट रहा हो, इसलिए उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। हम मेरी योद्ध भावना, दक्ष ने उलझन में पूछा। वह ऐसा क्यों पूछ रही थी? क्या उसे पता है कि वह कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहा है या कुछ और था? पलक झपकते ही विभिन्न स्थानों पर प्रकट होने की क्षमता। मैंने किसी भी युद्ध आत्मा के बारे में नहीं सुना जिसने इस क्षमता के बारे में सोचा हो। ये बहुत दुर्लभ होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसने दक्ष को टेलीप का उपयोग करते देखा था और उसे लगा कि यह उसकी युद्ध आत्मा की क्षमता है। ओह ठीक है, मैंने अपने टेलीप का इस्तेमाल किया। केवल युद्ध आत्माएं ही इस तरह की बात समझा सकती है, दक्ष ने सोचा जब उसे उसका मतलब समझ में आया। हाँ, मैं स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा में भाग लेने गया था। दुर्भाग्य से मैं असफल हो गया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी युद्ध आत्मा जाग गई थी। इसे स्पिरिट गैजिंग मिरर से कुछ उत्तेजना मिली होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने स्पिरिट वॉरियर परीक्षा में भाग लिया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने दक्ष से पूछा। मैं चयनित होने के बाद आपको आश्चर्यचकित करना चाहता था। दुर्भाग्य से मेरा चयन नहीं हुआ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने परीक्षा में स्पिरिट गैजिंग मिरर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह कौन सी वो स्पिरिट है, ये जानते हुए भी कि आपकी वो स्पिरिट इतनी दुर्लभ है। उन्होंने आपको नहीं चुना, यह अतीत के कारण होगा, उसने आह भरते हुए कहा। दर्पण में केवल बैंगनी धुंध दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी युद्ध आत्मा बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा थी जो बेकार थी, दक्ष ने उत्तर दिया। बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा, इसमें टेलीप की ताकत नहीं होनी चाहिए। क्या यह एक युद्ध आत्मा उत्परिवर्तन है जो युद्ध आत्मा को अतिरिक्त क्षमताएं देता है? यही होना चाहिए, मिलिया ने सिर हिलाते हुए कहा। यदि उन्हें पता होता कि तुम में ऐसी योग्यता है तो उन्हें तुम्हें स्थान दे देना चाहिए था, बशर्ते वे तुम्हारे प्रति पक्षपातपूर्ण न हो, उसने आह भरते हुए कहा। ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी नजर अभी भी उस आग पर थी जो अब लगभग बुझ चुकी थी। पीछे लाशों की राख भी नहीं दिख रही थी। उनकी चिंता मत करो माँ, अब जब मेरी युद्ध आत्मा जागृत हो गई है तो मैं एक आत्मा योद्धा हूँ। आगे बढ़ने के लिए आत्मा योद्धा कॉलेज की क्या जरूरत है? मैं उनके बिना भी आगे बढ़ सकता हूँ। चलो अंदर चलते हैं, दक्ष ने जवाब दिया और आग पूरी तरह से बुझ जाने के बाद मिलियाई को खड़ा होने में मदद की। वह उसे घर के अंदर ले गया। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। मिलियाई को सुला देने के बाद दक्ष एक बार फिर झोपड़ी से बाहर चला गया। वह झोपड़ी के चारों ओर घूमता रहा, जमीन पर खून के धब्बे को ध्यान से देखता रहा और उनका ध्यान रखता रहा ताकि कोई भी लापता लोगों के बारे में कोई सुराग ना पा सके। पगडंडी से निपटने के बाद वह झोपड़ी के ऊपर टेलीप हो गया जो उसका सामान्य साधना स्थल था। वह झोपड़ी के ऊपर आराम से बैठा हुआ खूबसूरत आसमान को देख रहा था। कुछ क्षण शांतिपूर्वक बिताने के बाद उसने वह कार्ड निकाला जो उसे बमिल से मिला था और उसे ध्यान से देखने लगा कि यह क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जुन, क्या तुम्हें पता है कि यह असल में क्या है? क्या ये बमिल का ग्रीटिंग कार्ड है या कुछ और? उसने जिज्ञासा से जुन से पूछा। हाँ, नहीं, यह नहीं है, यह एक संदेश कार्ड है, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। संदेश कार्ड प्राप्त करने का क्या लाभ है जब मैं उस पर लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकता? दक्ष ने पूछा और कार्ड पर अजीब अक्षरों को देखते हुए वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, आपको कार्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैसेज कार्ड इस तरह से काम नहीं करता, जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। बस अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति का नाम बोलो जिसने तुम्हें कार्ड दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह कैसे काम करता है। दक्ष ने कार्ड को कुछ देर तक देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सिंदूर, उसने बुदबुदा किया और अपनी आंखें खोली। क्या जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह ये देखकर चौंक गया कि उसके चारों ओर एक सुनहरा अवरोध था। खड़े होते ही उससे आश्चर्य हुआ कि शायद ये कोई जाल था। चिंता मत करो, यह कोई जाल नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप संदेश कार्ड का उपयोग करते हैं। यह आपके चारों ओर अवरोध उत्पन्न करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके अलावा कोई और संदेश ना सुन सके। कसूर ने कुछ देर हंसने के बाद दक्ष से कहा, आप मुझे पहले भी बता सकते थे, दक्ष ने कहा और फिर से बैठ गया। बाधा को देखकर अपनी हरकतों से वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके हाथ में जो कार्ड था वह आग लगने से पहले चमकने लगा। हालांकि लपटों ने दक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लपटें गर्म भी नहीं थी, वे ब्रह्मपूर्ण लपटों की तरह थी जिन्हें केवल देखा जा सकता था, महसूस नहीं किया जा सकता था। लपटें अपना आकार बदलने लगी और एक वमिक्स अक्ष के राज्य में सबसे महान आत्मा योद्धाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। मिलन, नमस्ते छोटे चेन, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से माफी मांगना चाहता हूं कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था। मैंने सब कुछ देखा और देखा कि कैसे तुम्हें बिना किसी गलती के सजा मिली, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था लेकिन समय सही नहीं था।
छोटे वमलिनिज योद्धा बनने की क्षमता है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कई और लोगों ने इसे देखा है। यह एक आत्मा योद्धा के रूप में तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। ये सिर्फ एक संभावना है, जिसका मतलब यह नहीं है कि तुम वास्तव में एक आत्मा योद्धा बन जाओगे, लेकिन तुम उसके बेटे हो। मुझे पता है कि तुम्हें बस क्षमता की जरूरत थी। जहां तक अपनी आत्मा को जगाने की बात है तो तुम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये बताकर यही सही समय है। बेहतर होगा कि तुम ये जगह छोड़ दो। तुम्हें अक्ष का राज्य छोड़ना होगा। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये वह राज्य नहीं है जिसके बारे में हम सब सोचते थे। हम सब इसके बारे में गलत थे और तुम्हारे पिता ने अपने भरोसे की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। वर्मियन के भ्रामक संस्करण ने कहा। दक्ष ने जब ये सुना तो वह अपनी भौं सिकुड़ बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि बमिल वास्तव में एक अच्छा आदमी था जिसके अपने कारण थे। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा। ये सही है, आपके पिता ने राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। मुझे लगता है कि वह हम सभी से ज्यादा राज्य से प्यार करते थे। वह राज्य के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे। यह उनके खून में नहीं था। उन्हें फंसाया गया, हम सभी को फंसाया गया। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि हमें किसने फंसाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पिता उस दिन भागे नहीं थे, वह मर चुके हैं। यहाँ तक बात करने के बाद सिंदूर कुछ क्षण के लिए रोका। मुझे पता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, ये स्पष्ट था। हालांकि मुझे उसके मरने पर संदेह था। मुझे लगता है कि इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है, लेकिन अक्ष साम्राज्य इसमें क्यों शामिल है? वे अपने सबसे बड़े आत्मा योद्धा को क्यों मारेंगे और खुद युद्ध क्यों हारेंगे? ये समझ में नहीं आता। दक्ष ने भह सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। अपनी माँ को लेकर भाग जाओ। इस राज्य को छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए एक नक्शा छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इस राज्य के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा मत करो। अपनी माँ के साथ नक्शे पर चिन्हित स्थान पर जाओ। तुम सुरक्षित रहोगे। चले जाओ और कभी वापस मत आना। साथ ही अपनी माँ को उसकी मौत के बारे में मत बताना। अलविदा छोटे लड़के। काश मैं तुम्हारी रक्षा कर पाता, लेकिन तुम्हारा ये चाचा नहीं कर सकता। बमिल ने बड़बड़ा हुए कहा। जैसे ही आगमन पड़ने लगी, बमिल का शरीर आग की लपटों में गिर गया और एक स्क्रॉल बन गया। उसके चारों ओर की बाधा गायब हो गई। दक्ष ने स्क्रॉल उठाया और उसे खोला तो उसके अंदर एक नक्शा मिला। हमें यही होना चाहिए और वह हमें यही ले जाना चाहता है। क्या वह पागल है? वह चाहता है कि हम हजारों किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य में चले जाएं। क्या उसे नहीं पता कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अभी बोल ही रहा था कि उससे पुस्तक के पीछे एक बांसुरी लगी हुई दिखी। उसने स्क्रॉल को पलटा और पाया कि उसके पीछे कुछ शब्द लिखे हुए थे। स्पिरिट ईगल सनी फ्लूट। उसने स्क्रॉल के पीछे पढ़ते हुए बुदा बुदा दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि उसने हर चीज के बारे में सोचा था। एक उड़ने वाले जानवर को बुलाने के लिए एक बांसुरी जो हमें दूर ले जाएगी। उसने मुझे ये सीधे क्यों नहीं बताया? उसने आह भरते हुए कहा। उसने बांसुरी को अपने कपड़ों में वापस रख लिया। उसके अपने ही कारण होंगे। जुन ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ दक्ष से कहा, या फिर वह हमें पूरा सच नहीं बता रहा है? यह उसकी कोई साजिश हो सकती है। मैं उस पर आंख कर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन वह हमें आसानी से मार भी सकता था। वह हमारे खिलाफ साजिश क्यों करेगा? दूसरी तरफ अगर वे लोग जो बमिल को भी धमका सकते हैं हमें मारना चाहते हैं, तो वे पहले भी ऐसा कर सकते थे। वे अब तक इंतजार क्यों करेंगे? जितना अधिक दक्ष सोचता उतना ही अधिक वह उलझन में पड़ जाता। अगर मैं अकेला होता तो मैं नहीं जाता। मैं इस बीच यही साधना करता। मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन फू चेन की माँ भी है। उसे बमिल की सुरक्षा की जरूरत है। ये सच है। दक्ष ने नक्शे को देखते हुए कहा। रुको, ये स्थान क्या? यह अक्ष साम्राज्य की सीमा के पास नहीं है। यह उस स्थान के बहुत करीब है जहाँ अक्ष का निर्वासित राजकुमार पहरा दे रहा है। दिलचस्प है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह शायद मेरे पक्ष में हो सकता है। उन्होंने खड़े होते हुए कहा। तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम जा रहे हो? जुन ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने जूनम की ओर देखा और अपनी उंगलियां उसके मुलायम गालों पर रख दी। बेशक मैं यहाँ हूँ। ये यहाँ रहने से कहीं अधिक दिलचस्प लगता है, उन्होंने कहा और फिर बैठ गए। वह अभी सो गई है, उसे थोड़ी देर सोने दो। इस बीच मैं साधना करूंगा। मुझे अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। मैं सिर्फ अपने नियमों पर निर्भर नहीं रह सकता, उसने बुदबुदाते हुए कहा और फिर अपनी आंखें बंद करके साधना शुरू कर दी। हाँ, कम से कम इस परीक्षा में तो तुम ज्यादा मेहनती हो गए हो। इस शरीर को अच्छी तरह से विकसित करो, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद जून ने दक्ष को देखा और कुछ सोचने लगी। दक्ष ने पूरे दिन साधना की और आधी रात को अपनी आंखें खोली। वह खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई लेने लगा। अब जाने का समय हो गया है। वह बुदबुदाया और झोपड़ी की छत से नीचे का उकर जमीन पर आ गिरा। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। दिन भर साधना करने के बाद दक्ष छत से नीचे कूद गया और छोटी सी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसे पता चला कि मिलाए जाग गई है। वह रात के खाने के लिए कुछ पका रही थी। माँ दक्ष ने उसके पीछे खड़े होकर उसे पुकारा। तुम वापस आ गए, बैठो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, उसने दक्ष से कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दक्ष ने उससे गंभीर स्वर में कहा। हम ये क्या है? मिलियाई ने
पूछा, मैं ये राज्य छोड़ना चाहता हूँ, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। दक्ष ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, इस राज्य में हर कोई हमसे नफरत करता है, लेकिन यहाँ से निकल पाना असंभव है। पैसे के बिना हम इस शहर को भी नहीं छोड़ सकते। राज्य की तो बात ही छोड़िए, भले ही हमारे पास पैसे हो और हम एक गाड़ी किराए पर ले लेकिन इस राज्य के लोग हमें जाने नहीं देंगे। मिलियाई ने आह भरते हुए कहा, हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। हम आज रात के खाने के बाद निकल रहे हैं, हम पास के एक राज्य में जाएंगे और इन सब से दूर एक बेहतर जीवन जिएंगे। दक्ष ने उसके कंधे को थपथपाते हुए उससे कहा, मैं नहीं कर सकती। मिलियाई ने शुरुआती संघर्ष के बाद अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? दक्ष ने असमंजस में उससे पूछा, तुम्हारे पिता अगर वह कभी वापस लौटते हैं तो वे हमें आसानी से यहाँ पा सकते हैं, लेकिन अगर हम चले गए तो वे हमें नहीं पा सकेंगे। मिलियाई ने आह भरते हुए कहा, लेकिन वह दक्ष लगभग बोल ही रहा था कि जिस आदमी का वह इंतजार कर रही है वह पहले ही मर चुका है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया इससे पहले कि वह कुछ ऐसा कह पाता जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। चिंता मत करो, अगर वह कभी यहाँ आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है, हालांकि हम आज रात यहाँ से जा रहे हैं। उसने उसे जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों दिख रही हो? क्या कुछ हुआ है? क्या किसी को पता चल गया है कि तुमने लोगों को मार दिया है? मिलियाई ने खड़े होते हुए चिंतित भाव से पूछा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और उसे एहसास हुआ कि यह एक बेहतरीन मौका है, वह इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हाँ बिल्कुल यही बात है, आज मैं शहर गया और पता चला कि कुछ लोग लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें आज रात ही निकल जाना चाहिए। उसने मिलियाई से कहा, लेकिन कैसे? शहर के प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षाकर्मी है, हमें इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और अगर हमारे पास पैसा भी हो तो भी ऐसा ड्राइवर ढूंढना लगभग असंभव है जो हमें ले जाने के लिए तैयार हो। क्या होगा हम यहीं रहे? अगर कोई हमें ढूंढ लेता है तो मैं उन लोगों को मारने का दोष अपने ऊपर ले लूंगी। मिलियाई ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपना हाथ दक्ष के सिर पर रखा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाने की बात है, मेरे पास उसका एक तरीका है। मैं एक स्पिरिट बीस्ट सनी फ्लूट पाने में कामयाब रही, यह हमें दूर ले जाने के लिए एक स्पिरिट ईगल को बुला सकती है। कुछ ही समय में हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। दक्ष ने उसे बताया, उसकी चिंताओं को शांत करने की कोशिश करते हुए, चलो पहले खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खत्म करने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तरानकन तारनकन तरानकन तरानकन। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। दक्ष और मिलियाई ने दिन खत्म कर लिया था और उन्होंने घर से सामान भी पैक कर लिया था जो उन्हें ले जाना था। दोनों झोपड़ी से निकलकर चमकती चांदनी में पहुंचे। दक्ष ने बमिल द्वारा दी गई बीस्ट सनी बांसुरी निकाली और उसे बजाया। उसने एक याद रक्षक धुन बजाई क्योंकि उसके पास कोई खास धुन नहीं थी। जब दक्ष ने बांसुरी बजाई तो कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह उम्मीद कर रहा था कि उसके सामने एक संबंध पोर्टल प्रकट होगा जहां से स्पिरिट ईगल बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या गड़बड़ है? वह अजीब नजरों से प्रवाह को देखते हुए बुदबुदा आया। जैसे ही दक्ष बांसुरी को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ये चीज टूट गई है, उसने दूर से एक चीखने जैसी आवाज सुनी। उसने बगल की ओर देखा तो एक 15 फीट लंबा बाज उसकी ओर उड़ता हुआ आया। बाज के प्रत्येक पंख की लंबाई लगभग 10 फीट थी। तो ये समन है, ये वास्तव में चील को नहीं बुलाता बल्कि आसपास से एक स्पिरिट ईगल को बुलाता है। दक्ष ने बुदबुदा या जब उसने स्पिरिट ईगल को अपने सामने उतरते देखा। चलो चले, उसने कहा और मिलियाई का हाथ पकड़ लिया और स्पिरिट ईगल के ऊपर चला गया। स्पिरिट ईगल उड़ते हुए हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। हवा के विपरीत दिशा में उसके पंख फड़फड़ाने लगे जिससे वह आगे की ओर बढ़ने लगा। दक्ष ने वह स्क्रॉल खोला जिसमें नक्शा था और उसने स्पिरिट ईगल को उसी अनुसार निर्देश दिया। तारक महत का उल्टा। वह आदमी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उठ खड़ा हुआ। वह बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला उसका गुस्सा और गहरा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने दरवाजे के बाहर खड़े एक दूसरे आदमी को देखते हुए कहा। वह लाल बालों वाला आदमी था। वह आदमी 40 साल का लग रहा था। उसके इर्द गिर्द क्रूरता का माहौल था। क्यों, क्या हमें मास्टर बमिल के घर आमंत्रित नहीं किया गया है? लाल बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए बमिल से पूछा। आप शाही सेना के जनरल हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी कारण के कभी नहीं आते। क्या शाही शिक्षक ने आपको भेजा है? बमिल ने पूछा और वह पीछे मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। हाँ, रॉयल ट्यूटर ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है, लाल बालों वाले आदमी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा और अपने ने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं आपसे उत्तरी सीमा पर हमारी रक्षा संरचना के बारे में बात करना चाहता हूं और यह भी कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। रॉयल ट्यूटर ने कहा है कि मुझे आपसे सलाह लेनी चाहिए, लाल बालों वाले व्यक्ति ने बमिल से कहा। शाही शिक्षक ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ भेजा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बमिल ने कहा और उसकी भौं गहरी हो गई। हाँ हाँ हाँ, आप जानते हैं कि रॉयल ट्यूटर छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खैर, विषय पर वापस आते हैं। अभी हमारे पास ये संरचना है,
लेकिन हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जनरल वाल के नाम से जाने जाने वाले लाल बालों वाले व्यक्ति ने दक्षिणी सीमा का नक्शा खोलते हुए कहा, तरानकन तरानकन तरानकन। तारांकित ने उसे घेर लिया था। वे पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे भी मुखौट से ढके हुए थे, जिससे वे अंधेरे में घुल मिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे रात में घुल मिल गए हैं। मास्टर वाल ने कहा है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। महिला को मार डालो और बच्चे को अपने साथ ले जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह हम सभी को मार डालेगा। नकाबपोश में से एक ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तारांकित घुस जाओ, बच्चे को पकड़ो और औरत को मार डालो। मैं तुम्हें ऐसा करने और वहां से जाने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। मास्टर वाल ने कहा है कि अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो कोई उनकी मदद करने आ सकता है। जल्दी करो। आगे वाले आदमी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए दूसरों से कहा। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। बाकी लोग छोटी सी झोपड़ी के अंदर घुस आए। झोपड़ी के अंदर का हिस्सा बहुत छोटा था, इसलिए उस आदमी को अंदर तलाशने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे आसपास की जगह की जांच करने के बाद बाहर आ गए। लड़का कहाँ है? नेता ने दूसरों से पूछा। वहां कोई लड़का नहीं है, ये पूरी जगह खाली है। पुरुषों ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या? नकाबपोश नेता ने दूसरों को किनारे धकेल हुए अंदर घुस गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसके आदमी सही थे। पूरी जगह पूरी तरह से खाली थी। यह कैसे संभव है? आधी रात हो चुकी है, उन लोगों को अंदर सो जाना चाहिए। वे भी कहाँ भाग गए? नेता ने भों सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। मास्टर वाल को संदेश भेजो, उन्हें बताओ कि लड़का और उसकी मां अंदर नहीं है। उसने आह भरते हुए अपने आदमियों से कहा, मैं सुराग ढूंढूं। 10 लोगों में से एक ने जनरल वाल से संपर्क करने की कोशिश की, जो बमिल को व्यस्त रखे हुए थे, जबकि अन्य लोग सुराग की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। यहाँ मुझे कुछ मिला है, एक आदमी ने अचानक आवाज लगाया। आदेश उसके पास दौड़े। तुम्हें क्या मिला? नेता ने वहां पहुंचते ही उस आदमी से पूछा। इन कदमों के निशानों को देखो। उस आदमी ने जमीन की ओर इशारा करते हुए अपने नेता से कहा। नकाबपोश लोगों के नेता ने जमीन पर देखा और जानवर के कदमों के निशान देखे। यह अजीबोगरीब निशान, ये स्पिरिट ईगल के पंजों के निशान है। ये यहाँ कैसे आया? आदमी ने भौंसा कोड़ते हुए बुदबुदाया। निशान भी ताजा लग रहे हैं। स्पिरिट ईगल यहाँ 1 घंटे से ज्यादा पहले नहीं उतरा था। आदमी ने जमीन पर पैरों के निशान छूते हुए बुदबुदा। मुख्य प्रश्न यह है कि उनके जैसे 2 लोग जो इतने बुरे तरीके से रहते थे, उन्हें स्पिरिट ईगल कैसे मिला? उन्हें उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। किसी ने निश्चित रूप से उनकी मदद की है। मारावाल को भी ये बताए, मैं उनका पीछा करने जाऊंगा, उसने कहा और खड़े होकर उस दिशा में देखा जिस दिशा में दक्ष गया था। आश्चर्य की बात यह है कि केवल स्पिरिट ईगल के पैरों के निशानों से ही वह ये पहचानने में सफल हो गया कि वह किस दिशा में उड़ रहा था। तरानकन तरानकन तरानकन। तारानगर करे, ऐसा लगता है कि यह कोई जरूरी काम है, जनरल वाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी उंगली में अंगूठी को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आंखें खोली और सिंदूर को घूरने लगा। क्या हुआ? बमिलन ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। उसे वाल के हाव भाव से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आपने उनके लिए स्पिरिट ईगल की व्यवस्था की थी, है ना? जनरल वाल ने चेहरे पर दिलचस्प मुस्कान के साथ पूछा। हम ये सुनकर वमिन को चुका है, वह इतनी जल्दी में क्यों है? वाल के हाव भाव से ऐसा लगता है कि वे सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे, और जैसा कि मैंने सुझाया था उन्होंने स्पिरिट ईगल का भी इस्तेमाल किया। वर्मिलियन ने सोचा, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मुझे लड़के और उसकी मां को महामहिम के पास लाने का आदेश मिला था, लेकिन मेरे आदमी मुझे ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि वे स्पिरिट ईगल पर सवार होकर भाग गए हैं। ये स्पष्ट है कि आपने उनकी मदद की है। आप ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो उनकी मदद करने के लिए उनके इतने करीब है। वाल ने आह भरते हुए कहा, लेकिन गंभीरता से, यदि आप सोचते हैं कि वे इस राज्य को छोड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। एक स्पिरिट ईगल तेज है, लेकिन ये पर्याप्त तेज नहीं है, जनरल वाल ने कहा, और वह खड़ा हो गया और बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। सिंदूरी फूल आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। जाने की इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम यहाँ रॉयल ट्यूटर के आदेशों के निर्माण पर चर्चा करने नहीं आए थे? तुम अभी नहीं जा सकते। ये रॉयल ट्यूटर के आदेशों का पालन न करने जैसा होगा। मैं अपने सामने किसी को ऐसा नहीं करने दे सकता। बमिलन ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बस व्यस्त रखने के लिए यहाँ आया था ताकि तुम कोई चाल न चल सको, लेकिन अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह लड़का अपनी मां के साथ भाग गया। अब वह एक अपराधी है जिसने कानून तोड़ा है। मुझे अब और छिपकर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उन्हें पकड़ने और उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त कारण है। जनरल वाल ने वमलिनिज वर्मियन के चारों ओर एक अजीब दम टू आभा फैल गई। इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ वर्मियन, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छुओगी। तुम उसकी बहुत परवाह करती हो। अगर तुम मुझे छुओगी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। जनरल वाल ने वर्मियन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वर्मियन अपने दांत भींच से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। उसने वर्मिलियन को अपने
पास से गुजरते देखा। मैं चाहता था कि यह सब आसानी से खत्म हो जाए और तुम्हें कुछ पता न चले, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया था, लेकिन अब यह असंभव है। जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आदमियों को तुम्हारी हवेली के बाहर छोड़ रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस हवेली के अंदर ही रहो जब तक कि मैं उन्हें पकड़ न लूँ। अगर तुमने जाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। जनरल ने हंसते हुए वहां से जाते हुए कहा। सिंदूर पीछे खड़ा रह गया, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। वह पीछे मुड़ा और दीवार की ओर मुंह करके हताशा में उस पर जोर से मुक्का मारने लगा। काफी देर तक दीवार पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वह वापस सीट पर आकर बैठ गया। तारांकित बहुत ढीली थी। सुरक्षा गार्ड केवल जमीन पर और हवाई मार्ग से शहर के अंदर आने वाले लोगों की सुरक्षा करते थे। वे हवाई मार्ग से शहर से बाहर जाने वाले लोगों की भी जांच नहीं करते थे, क्योंकि शहर से कोई भी व्यक्ति जिसके पास उड़ने वाले जानवर खरीदने के लिए पर्याप्त धन है और वह शहर से बाहर जाना चाहता है, उसे जाने की अनुमति थी। ये केवल उन लोगों के लिए अलग था जो शहर में गाड़ियों में जाते थे, क्योंकि उनकी जांच की जाती थी। शहर की सीमा पर तैनात पहरेदार ने एक स्पिरिट ईगल को शहर से बाहर उड़ते हुए देखा, लेकिन उन्होंने जांच करने की जहमत नहीं उठाई। अगर उन्होंने जांच की होती तो उन्हें दक्ष और मिली आई स्पिरिट ईगल पर उड़ते हुए मिल जाते। कुछ देर बाद कुछ और उड़ने वाले जानवर उसी स्थान पर आए। उस स्थान की रखवाली कर रहे पहरेदार आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि 9 उड़ते हुए जानवर उनकी ओर आ रहे हैं। अजीब बात है, आज रात इतने सारे अमीर लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। सीमा रक्षकों ने उड़ते हुए जानवरों को देखते हुए बड़बड़ाया। वे सोच रहे थे कि जानवर तुरंत चले जाएंगे, लेकिन जानवर नहीं गए। इसके बजाय वे उनकी दिशा में आ गए। सभी पहरेदार खड़े हो गए। 9 जानवर सीमा रक्षकों के सामने उतरे और 9 आदमी जानवरों से नीचे उतरे। क्या तुमने किसी आत्मिक चील को इस स्थान से गुजरते देखा है? 9 आदमियों के नेता ने पहरेदार से पूछा। हाँ, वह जान करीब 20 मिनट पहले उसी दिशा में गया था। एक गार्ड ने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मैं सही था, हमारे सामने 20 मिनट का समय है, हमें उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेना चाहिए। 9 आदमियों के नेता ने अपने उड़ने वाले जानवर पर फिर से चढ़ते हुए कहा। सभी 9 उड़ने वाले जानवर उसी दिशा में उड़ते रहे जिस दिशा में दक्ष गया। तारक महत का उल्टा। दक्ष अपने स्पिरिट ईगल पर शहर से बाहर निकल चुका था, जबकि मिलिया उसके पीछे बैठी थी। उसने नक्शे को वापस अपने कब्जों में रख लिया था, क्योंकि उसने नक्शे का ज्यादातर हिस्सा पहले ही याद कर लिया था। वह आराम से बैठा हुआ था और उसे लगा कि पंख उसके गालों पर छू रहा है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि लोगों का एक समूह उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर मलयाई की ओर देखा, जो अपने घर पर हाथ रखे बैठी थी। चिंता मत करो माँ, हम कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। मेरे अनुमान के अनुसार हम केवल 2 सप्ताह में इस राज्य से बाहर निकल जाएंगे, दक्ष ने मियाई से कहा और उसकी ओर देखा। मिलिया ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मिलिया ने दक्ष से पूछा। हाँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हें ये स्पिरिट ईगल कहाँ से मिला? वह बीस्ट सनी फ्लूट। बहुत से लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, केवल उच्च रैंकिंग वाले सैनिकों और अन्य उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों के पास ही ऐसा कुछ होता है। तुम्हें ये कैसे मिला? मिलिया ने दक्ष से पूछा। वह संदिग्ध नहीं लग रही थी, लेकिन वह उत्सुक और उदास लग रही थी। यह मुझे किसी ने उपहार के रूप में दिया था, दक्ष ने उत्तर दिया। तुम्हें इतना महंगा उपहार किसने दिया और क्यों? मिलिया ने भरते हुए पूछा। पिताजी के किसी करीबी ने। उस व्यक्ति ने कहा कि वह हमारी मदद न कर पाने के लिए क्षमा प्रार्थी है और वे अब भी मानते हैं कि पिता निर्दोष थे। उन्होंने मुझे ये बांसुरी यात्रा के लिए दी थी, ताकि अगर मुझे कभी राज्य छोड़ना पड़े तो मैं उसका उपयोग कर सकूं। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसका दोस्त? कौन सा दोस्त? मिली ने फिर पूछा। आप उनसे बाद में मिलेंगे, शायद जब हम सुरक्षित बाहर निकलेंगे तो वे हमसे मिलने आएंगे, दक्ष ने बीच में थोड़ा लेते हुए कहा। मिलियाई ने फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने एक बार फिर विषय बदल दिया और वह उस स्थान के बारे में बात करके उसका ध्यान भटकाने लगा जहां वे जा रहे थे। और उस राज्य का कभी किसी बड़े राज्य के साथ युद्ध नहीं हुआ था। हम वहां शांतिपूर्ण और सामान्य जीवन जी सकते हैं, जहां कोई हमें जज नहीं करेगा। एक सामान्य और ईमानदार जीवन। जल्द ही हम इस जेल से बाहर आ जाएंगे, उसने थोड़ा भावुक होते हुए उससे कहा। मलयाई ने जब अपने बेटे को उदास देखा तो वह सवाल भूल गई जो वह पूछने वाली थी। उसने दक्ष को मजबूती से गले लगा लिया। दक्ष ने उसे गले लगाया और अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह ये देखकर दंग रह गया कि उड़ते हुए जानवरों का एक झुंड उनका पीछा कर रहा था। अरे, वे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? दक्ष ने मिलियाई को छोड़ते हुए सोचा। बस यही रुक जाओ गद्दार परिवार, तुमने इस शहर को महामहिम की अनुमति के बिना छोड़कर इस राज्य के कानून तोड़े हैं। यह इतना बड़ा अपराध है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यही रुक जाओ, हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और तुम्हारी सजा के लिए महामहिम के सामने तुम्हारा पीछा करेंगे, 9 के नेता ने जोर से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दक्ष और मिलियाई तक पहुंच गई। वे हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या
वे जानते भी हैं कि हम कौन हैं। निश्चित रूप से शहर के पहरेदार नहीं है। शहर के पहरेदार ने नहीं देखा कि स्पिरिट ईगल पर कौन था। ये लोग खास तौर पर हमारी देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि हम आज रात ही जाने वाले हैं। क्या वर्मियन ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है? पूरे शहर के सामने डेमन के परिवार को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल करना। दक्ष के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, क्योंकि उसे शक था कि इन लोगों ने उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पा लिया। ये सब एक बड़ी साजिश लग रही थी। वे मुझे ऐसा लग रहा था जिस व्यक्ति ने तुम्हें वह बांसुरी दी उसके पास निश्चित रूप से कोई योजना थी। यदि वह तुम्हारे पिता का मित्र होता तो वह बहुत पहले ही हमारी मदद कर चुका होता। उस जानवर को रोको, चलो नीचे उतरो, तुम कुछ मत बोलो, मुझे भी वह बांसुरी दे दो। मैं ही थी जिसने बांसुरी का इस्तेमाल किया और तुम्हें मेरे साथ आने के लिए मजबूर किया। वे तुम्हें सजा नहीं देंगे, मिलिया ने खड़े होते हुए कहा। उसने दक्ष से बांसुरी निकाली और उसके सामने खड़ी हो गई। बाज को नीचे उतारो, उसने कहा। तुम्हारा पहला विचार हमेशा खुद को बलिदान करने का क्यों होता है? मुझ पर विश्वास रखो, बस थोड़ा सा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दक्ष ने उसके कंधों पर थपथपाते हुए कहा। वह उसके आगे आगे चला और दुश्मनों को करीब आते देखकर सहजता से खड़ा हो गया। माँ, तुम्हें पता है कि उड़ने में सबसे खतरनाक क्या है? उसने मिलियाई से पूछा। हालांकि उसने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने जवाब दिया, गिरना। आप जितने ऊंचे होंगे उतना ही गिरेंगे। हवा में लड़ाई भी ऐसी ही होती है, आप न केवल दुश्मन से लड़ते हैं बल्कि ऊंचाई से भी लड़ते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिस जानवर पर वे उड़ रहे हैं वह अचानक मर जाए? आपको क्या लगता है तब क्या होगा? उसने बिना पीछे देखे पूछा। वे गिर जाएंगे क्या तुम्हारा मतलब है? मिली दंड रह गई, क्योंकि वह उसका मतलब समझ गई थी। क्या आप अपनी युद्ध भावना का उपयोग करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे लोग पेशेवर रूप से अनुभवी आत्मा योद्धा हैं। यदि आप उन पर हमला करते हैं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी भी दोष ले सकती हूँ और आपको निर्दोष साबित कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई बहाना नहीं है। मैं आपको उन पर हमला नहीं करने दूंगी, मिलिया ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसने उसे इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बार आपकी अनुमति का इंतजार नहीं कर सकता। जितना मैं सोच रहा हूँ उससे कहीं अधिक दांव पर लगा है आपके लिए और मेरे लिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे आ रहे लोग पहले से ही दक्ष के 100 मीटर के दायरे में थे। हम नीचे उतर रहे हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं, दक्ष ने चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहे थे। हाँ, वह वास्तव में एक बच्चा है, बस एक धमकी है और वह डर गया। जो भी हो, इससे हमारे लिए यह आसान हो जाएगा। मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा और दूसरे लोग माँ को लेकर आएंगे, वे उसे रास्ते में मार सकते हैं। यह एक पूरा मिशन है। नकाबपोश लोगों के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा निर्णय, स्पिरिट ईगल को नीचे उतारो और उससे नीचे उतर जाओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष देख सकता था कि उस आदमी ने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि दक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जब वह आदमी संतुष्ट था, उसने देखा कि दक्ष उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अल्पविराम जब वह आदमी सोच रहा था कि अभी क्या हुआ, तो उसने अपने पीछे से एक चीख सुनी। वह उस दिशा में वापस मुड़ा जहां से वह आवाज आई थी। तभी उसने देखा कि उसका एक आदमी नीचे गिरते हुए चीख रहा था। उसका उड़ने वाला जानवर भी नीचे गिर रहा था। बस फर्क इतना था कि उड़ने वाले जानवर के पास अब सिर नहीं था, उसका सिर कुछ दूरी पर गिर रहा था। क्या आप इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आपके पीछे क्या हुआ? आपको पहले अपने बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। जब वह आदमी अपने पीछे देख रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने अपने उड़ते हुए जानवर के सिर की ओर देखा और देखा कि दक्ष वहां खड़ा था। दक्ष के हाथ में एक तलवार थी जो उसने शहर की एक दुकान से खरीदी थी जब वह भेष बदल कर आया था। जब तुम नरक में शैतान से मिलो तो उससे ये सवाल पूछना, दक्ष ने कहा, और उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाते हुए जानवर की गर्दन काट दी। उड़ता हुआ जानवर भी नीचे गिरने लगा, क्योंकि उसका सिर कटने के बाद वह तुरंत मर गया। जानवर के ऊपर खड़ा नेता भी अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिरने लगा। उसने दक्ष को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह जानता था कि वह ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन वह दक्ष को अपने साथ नीचे ले जाना चाहता था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह दक्ष को छू पाता, दक्ष फिर से गायब हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वह आदमी नीचे गिरा, उसकी स्क्रीन पर गूंजने वाली आवाजें आसपास के वातावरण में उठी। दक्ष का हमला यही खत्म नहीं हुआ, वह बार बार यही चाल चलता रहा। जब स्पिरिट वॉरियर्स एक दिशा में देख रहे थे तो वह दूसरी दिशा में प्रकट हुआ और उनके जानवरों को मार डाला। वह स्पिरिट वॉरियर्स को नहीं मारना चाहता था, इसके बजाय उसने सबसे छोटा रास्ता चुना। उसने अपने आसपास के माहौल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। चूंकि वे ऊंचाई पर थे, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। उनके जानवर के बिना उन्हें मारना आसान था, बस गिरना ही उनके लिए घातक हो सकता था। कुछ जानवरों को मारना जिनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, उसकी नज़र में स्पिरिट वॉरियर से लड़ने से बेहतर था। कुछ ही समय में उसने 8 जानवरों को मार डाला। वह 9वें उड़ते हुए जानवर पर भी
प्रकट हुआ और उसे भी मार डाला। 9वां जानवर भी उस आदमी स्पिरिट वॉरियर के साथ जमीन पर गिरने लगा। दक्ष ने अपने स्पिरिट ईगल पर वापस टेलीप किया। उसने अपनी बाहें फैलाई और मुस्कुराया कि यह कितना आसान था। तभी उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव आया क्योंकि उसने पास में एक चीखने की आवाज सुनी। उसने तुरंत पीछे देखा तो देखा कि स्पिरिट ईगल की गर्दन पर तलवार से वार किया जा रहा है। तलवार सिर्फ हल्की सी चुभ गई थी, इसलिए स्पिरिट ईगल नहीं मरा। उसे दर्द हो रहा था लेकिन उसने उड़ना बंद नहीं किया। दक्ष के सामने एक आदमी खड़ा था जिसका हाथ तलवार पर था। अगर उस आदमी ने तलवार को थोड़ा और आगे बढ़ाया होता तो स्पिरिट ईगल तुरंत मर सकता था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उन 9 लोगों का नेता था जो उसका पीछा कर रहे थे। मैं भी यही तरकीब अपना सकता हूँ, है ना? आदमी ने दक्ष से कहा, बस थोड़ा और बल लगाओ और यह जानवर मर जाएगा। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुमने मेरे आदमियों को मारा था, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आए। ईमानदारी से कहूँ तो क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम इस सस्ती चाल का उपयोग करके एक उड़ने वाली युद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को मार सकते हो? दुर्भाग्य से मेरे आदमियों के पास उड़ने वाली युद्ध आत्मा नहीं थी, उसने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने उस आदमी को परेशान करने के लिए अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि स्पिरिट ईगल मर जाए या उनकी 2 सप्ताह की यात्रा महीनों की यात्रा में बदल जाएगी। वह वीणाओं से भरी होगी क्योंकि उन्हें विभिन्न शहरों की चौकियों से गुजरना होगा। तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने उस आदमी से पूछा जो भों सी को रहा था। तुमने इस राज्य के 8 आत्मा योद्धाओं को मार डाला, तुम अपने पिता की तरह ही देशद्रोही हो, है ना? अगर मुझे तुम्हें जिंदा वापस लाने के लिए नहीं कहा जाता तो मैं तुम्हें मार देता। मैं इस जानवर को वापस लौटाने जा रहा हूँ और हम शाही शहर जाएंगे। महामहिम तुम्हें तुम्हारी सजा देंगे, आदमी ने कहा और उसने जानवर को अपनी दिशा बदलने के लिए कहा। तुम जिस शक्ति का इस्तेमाल करके हवा से प्रकट होते हो, मुझे लगता है कि यह किसी युद्ध आत्मा के कारण हुआ होगा जो तुम्हें जगा दिया। मैं तुम्हें अभी बता दूं, अगर तुमने फिर से उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो मैं श्री तलवार को अंदर घुसा दूंगा। उसके पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर तुम बच भी गए तो तुम्हारी मां निश्चित रूप से मर जाएगी, उसने ने आगे कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं वापस जाने और अपनी सजा पाने के लिए तैयार हूँ, दक्ष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अच्छा लड़का, मैं महामहिम से कहूंगा कि भले ही तुमने हमारे आत्मिक योद्धाओं को मार डाला लेकिन उसके बाद तुमने अच्छा व्यवहार किया, वह तुम्हारी सजा में नरमी बरतेगा, उस आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ सिर हिलाया। लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपनी बाहों में भयानक दर्द महसूस हुआ। अल्पविराम उसने अपनी तरफ देखा तो पाया कि जिस हाथ से उसकी तलवार पकड़ी हुई थी वह कट गया था। तुम बहुत जल्दी आत्मसंतुष्ट हो जाते हो, आदमी ने पास से एक आवाज सुनी। वह कुछ दूरी पर दक्ष को खड़ा देख सकता था लेकिन आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह पास ही खड़ा था। ठीक यही हो रहा था। दक्ष ने अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करके उस आदमी को यह भ्रम दिखाया था कि वह समर्पण कर रहा है और स्थिर खड़ा है, जबकि वास्तव में वह उस आदमी के पास आराम से चला जा रहा था। सबसे पहले उसने उस आदमी का हाथ काट दिया ताकि वह स्पिरिट ईगल को न मार सके, फिर उसने तलवार निकाल ली। वह आदमी दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसका हाथ कट गया था लेकिन वह इधर उधर देख रहा था ये सोचकर कि उसे किसने चोट पहुंचाए। दक्ष दूर खड़ा था, वह हिला भी नहीं, इसलिए उसने अपना हाथ काट लिया। तुम्हें बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, दक्ष ने भ्रम को रोकते हुए कहा। उस आदमी ने देखा कि कुछ दूरी पर खड़ा दक्ष एक छाया में बदल गया है और उसकी आंखों के सामने एक तलवार चमक रही है। उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया है। भ्रम का ये नियम अभी भी बहुत प्रभावी है, ये वास्तव में बहुमुखी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आदमी के सिर के साथ साथ उसके शरीर को भी जानवर से नीचे गिरा दिया। उन्होंने स्पिरिट ईगल की दिशा फिर से बदल दी ताकि वह अपने गंतव्य की ओर सही दिशा में उड़ सके। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो मिलिया कांप रही थी। वह उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। अल्पविराम, सब कुछ ठीक है, उसने उसकी पीठ धीरे से थपथपाते हुए कहा। तारांकित को उनके उड़ने वाले जानवरों के शहर से भागते हुए देखा था और वे ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि आज क्या हो रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ और वे फिर से ढीले पड़ने लगे। वे आपस में बात कर रहे थे लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने पीछे की ओर इशारा किया। खड़े हो जाओ, उधर देखो, ने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। अन्य लोगों ने भी पीछे मुड़कर देखा कि वह किस बात से इतना हैरान था। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो उनके मुंह भी सफलता के संकेत खुल गए। उन्होंने देखा कि लगभग 50 जानवर शहर के अंदर से उड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। रुको, क्या ये डार्क शैडो बर्ड नहीं है? ये जनरल वाल का जानवर है, ये सही है, ये उसका जानवर है, बाकी जानवर भी उसकी सेना से हैं, ये जनरल वाल का दल है। सभी लोग सावधान हो जाओगा। तुरंत सतर्क हो गए और भी अधिक दृढ़ता के साथ अपना कर्तव्य निभाने लगे। सौभाग्यवश जनरल वाल का दल वहां नहीं रुका और शहर से बाहर चला गया। तारांकित ईगल पर उड़ रहा था और कुछ सोच विचार के बाद उसने अपना रास्ता बदलने का निर्णय लिया। उसे लगने लगा था कि वर्मिलियन ने उसके खिलाफ कोई योजना बनाई है। वर्मिलियन को ये पता होना अच्छा नहीं था कि वे असल में कहाँ
कहाँ जा रहे हैं। उसने पीछे लाशों का एक ढेर भी छोड़ा था और दूसरे लोग कुछ ही समय में उससे पकड़ सकते थे। आखिरकार ये दूरी 14 दिनों की थी। उसने एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया। शवों का निशान दूसरों को उस जगह की ओर ले जा सकता था जहां वह जा रहा था, और वर्मियन भी एक बड़ा कारक था, लेकिन अब वह यही चाहता था। जबकि दूसरे उस दिशा में चले गए जहां उन्हें लगा कि वह जा रहा है, वह दूसरी तरफ जाएगा। उसने अपने स्पिरिट ईगल को बाएं ओर मोड़ दिया और उड़ना जारी रखा। उस दिशा में सुनाई का राज्य होना चाहिए। अभी के लिए घुसपैठ करने के लिए यह एक बेहतर जगह होनी चाहिए। यह अक्षा के राज्य और सुनाई के राज्य के बीच युद्ध कराने की मेरी योजना के लिए भी सही है। मैं दुश्मन के इलाके में बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। दक्ष ने अक्षा के राज्य और सुनाई के राज्य के बीच की सीमा की और नक्शे को देखते हुए कहा। वह जानता था कि उस राज्य में घुसना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बार जब वह ऐसा कर लेगा तो उसके लिए बहुत आसान समय होगा। इसके अलावा जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि वह जिस दिशा में जा रहा था उसे देखते हुए वह एक शांतिपूर्ण राज्य में जाएगा। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि दक्ष उस दिशा में नहीं जा रहा था तब तक उन्हें पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। तारांकित गया। स्पिरिट ईगल लगातार उड़ता रहा। हैरानी की बात यह है कि उसे आराम या भोजन की जरूरत नहीं थी। दक्ष को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे मिलिया ने बताया कि आत्मा चील खाना नहीं खाती, उन्हें हर रात चांदनी से ऊर्जा मिलती है और वे लगातार उड़ सकती हैं। ये दक्ष के लिए बेहतर था और इससे वह खुश भी था, क्योंकि उसे जानवर को आराम देने के लिए बीच रास्ते में रुकने का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। साथ ही उससे लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। 7 दिन हो चुके थे और कोई भी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। वह बहुत ही आराम से यात्रा कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने यात्रा के दौरान अधिकांश समय साधना भी की, जिससे मिलिया एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गई। जो नहीं जानती थी कि दक्ष एक साधक था, वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि दक्ष एक आध्यात्मिक योद्धा होने के साथ साथ एक साधक भी था। उसे यह एहसास नहीं था कि दक्ष अभी तक आध्यात्मिक योद्धा नहीं था, वह केवल एक साधक था। बस इतना था कि साधना के बारे में उसका ज्ञान इस दुनिया में फैले साधना के ज्ञान से कहीं बेहतर था। इसके अलावा वह सिर्फ अपनी युद्ध भावना के कारण ही शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, बल्कि अपने कानून बीजों के कारण भी वह ऐसा करने में सक्षम था। साधना के इन 7 दिनों के दौरान न केवल वह आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंच गया था, बल्कि उसने 3 और चरण भी पार कर लिए थे। केवल 7 दिनों की साधना में ही वह चतुर्थ चरण आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक बन गया था। पहले छोटे लोगों की खेती करने के बाद एक बार फिर से खेती करना बच्चों का खेल लगता है। ये शरीर भी विशेष रूप से तेज की खेती के लिए बनाया गया है। मैं बेकार में चिंतित हो रहा था। अगर मैं इस गति को बनाए रखता तो मैं इस दुनिया में लोगों को मार सकता था। किसी भी चीज की चिंता किए बिना मैं अपने कौशल का भी उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर के अंदर क्यूई को संग्रहित कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस शरीर में एक बेकार पपाल मिस्टवॉ स्पिरिट है, मैं इससे जगाए बिना भी इस परीक्षण को पूरा कर सकता हूँ। एक साधक के रूप में मैं अपना ध्यान साधना पर नहीं लगाता। इस दुनिया के लोग मूर्ख हैं जो साधकों को कमजोर समझते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बारे में जरूरी जानकारी नहीं है कि एक वास्तविक साधक क्या कर सकता है। उसने सोचा और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाइल स्पिरिट वॉरियर्स को कम मत आन को। उसने भी यही गलती की थी। जुन ने आह भरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नश की बात कर रहे हो? क्या वह इस दुनिया में किसी आत्मा योद्धा से हार गया था? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिलचस्प है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हो जो अजय लगता है, वह यहाँ पराजित हो गया। हाँ, वह पराजित हुआ था। और नहीं, वह पराजित नहीं हुआ था, कसन ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जहाँ तक अजय होने की बात है तो कोई भी अजय नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह हार गया था जबकि वह नहीं था? जब उसने यहाँ किसी से मुकाबला किया था तो क्या मुकाबला बराबरी पर था? दक्ष ने पूछा। कुछ स्थितियों में वह भी आपकी तरह ही घमंडी था। उसने इस दुनिया के एक आत्मा योद्धा से लड़ाई की थी। ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई तिया सेन के लिए बहुत कठिन होने वाली थी। भले ही उसने इस लड़ाई में अपने खजाने या अपने नियमों का उपयोग नहीं किया, फिर भी तिया शेम को आश्चर्य हुआ कि कोई उसके साथ बराबरी के करीब पहुंचने में सक्षम था। दुर्भाग्य से ये तब हुआ जब किसी ने तिन सेन के प्रतिद्वंद्वी पर हमला करके लड़ाई को बाधित कर दिया। तिया सेम ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसने उसकी लड़ाई में बाधा डाली, लेकिन वह उस आत्मा योद्धा को नहीं बचा सका जिसके साथ वह लड़ रहा था। जून ने दक्ष को बताया। उन्होंने कहा, तियाशन ने इसे अपनी हार के रूप में लिया क्योंकि उनकी नजर में यह मुकाबला पहले से ही बराबरी पर था और बराबरी उनके लिए हार थी। ड्रॉ भी हार के समान ही दिलचस्प है। मेरी भी यही मानसिकता होनी चाहिए। दक्ष ने मजाक में कहा। ओह ठीक है, इससे मुझे याद आया, ये भी इसी दुनिया में होना चाहिए। जुन ने अचानक कहा, ये क्या है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। फीनिक्स रक्त कवच। जुन ने कहा, फीनिक्स रक्त कवच किसी खजाने जैसा लगता है। दक्ष ने जवाब दिया, हाँ, ये वास्तव में एक शक्तिशाली रक्षात्मक कलाकृति है। यदि आप इसे अपने हाथों में ले सके तो आप बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे। उस समय तिया सेन के पास ये कवच था। जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को मरते हुए देखा, उसके साथ
साथ ड्रॉ करने के बाद उसने अपना कवच उस आदमी की पत्नी को दे दिया। ये बहुत समय पहले की बात है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कवच अब कहाँ होगा, लेकिन ये सेंट ग्रेड कलाकृति से ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए। जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, एक संत श्रेणी की कलाकृति? क्या ये स्वर्ग श्रेणी से एक श्रेणी अधिक नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि वह केवल एक संत क्षेत्र साधक था जब वह स्वर्ग के सम्राट द्वारा सील किए गए इस ग्रह के अंदर घुसा था और फिर भी इस दुनिया का एक व्यक्ति उसके साथ आकर्षित होने में कामयाब रहा? क्या बकवास है। अगर यह काम करता है तो आत्मा योद्धा होते जो संत क्षेत्र साधकों जितने मजबूत होते हैं, तो इस तीसरे परीक्षण का कठिनाई स्तर क्या है? दक्ष झुंझलाहट में बोला। जब उसने जून को देखा नहीं, वह उस समय संत क्षेत्र साधक नहीं था, वह केवल पृथ्वी क्षेत्र साधक था। जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही दक्ष ने उसकी बातें सुनी उसका दिमाग खाली हो गया। उसने जून को देखा जिसके चेहरे पर खालीपन था। पृथ्वी क्षेत्र तुम्हारा मतलब यह है कि जब वह दुनिया के बीच यात्रा कर रहा था और सीलबंद ग्रहों के अंदर घुस रहा था तब वह मुझसे भी कमजोर था। इसके अलावा एक पृथ्वी क्षेत्र साधक होने के बावजूद उसके पास संत क्षेत्र के हथियार थे, जबकि मेरे पास केवल पृथ्वी स्तर के हथियार हैं। दक्ष ने निराशा में कहा, इसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है? अगर आप समय की तलवार को खोजने में कामयाब हो गए तो आपके पास एक गॉड ग्रेड हथियार हो, जबकि आप केवल एक स्काईरियम साधक होंगे। जुन ने दक्ष से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब किस्मत और रोमांच के बारे में है। मैं केवल समय की तलवार को खोजने की उम्मीद कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वह भी इसे खोजने में सक्षम नहीं था। फीनिक्स रक्त कवच के लिए यहाँ तक कि आप ये भी नहीं जानते कि यह कहाँ है। इसे खोजने में सक्षम होना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि भाग्य वास्तव में महत्वपूर्ण है। ने आह भरते हुए कहा, तारक महत का उल्टा नहीं पहुंच सका, वह कहाँ है? उसका स्पिरिट ईगल इतना तेज होना चाहिए, चाहे वह कितना भी तेज क्यों ना हो। मुझे 7 दिनों में उसे पकड़ लेना चाहिए था। क्या वे उड़ नहीं रहे हैं? मैंने सोचा था कि वे राज्य छोड़ देंगे, लेकिन क्या उन्होंने जाने की अपनी योजना बदल दी? यही कारण हो सकता है ये देखने के बाद कि उनका पीछा किया जा रहा है, उन्होंने शायद रास्ते में राज्य के बिना किसी शहर में उतरकर छिपने का फैसला किया। वे चतुर कमीने हैं, जनरल वाल ने बहे सिकुड़ते हुए कहा। उसने अपनी अंगूठी की ओर देखा और उसे छुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और शहर के सभी नेताओं को आदेश दिया कि वे शहर में जाकर दक्ष और मलयाई को खोजे। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए, जबकि सभी शहरों की पूरी तरह से तलाशी ली जा रही थी। दक्ष को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि स्पिरिट ईगल को भोजन या आराम की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें रुकने की जरूरत नहीं थी। जहां तक खाने की बात है तो वे पहले से ही भरपूर खाना लेकर आए थे। फिर भी जब भी उन्हें रास्ते में फलों के पेड़ दिखाई देते तो वे यात्रा के लिए कुछ पल तोड़ लेते। पिछले 14 दिनों में दक्ष एक भी शहर से नहीं गुजरा। उसके पास पूरे राज्य का सटीक नक्शा था, जिससे उसे पूरी गति से यात्रा करते हुए भी शहरों से बचने में मदद मिली। हम यहाँ हैं, हमारी गति को देखते हुए हमें 3 दिन में सीमा पार कर लेनी चाहिए। दक्षिण मलयाई के साथ मानचित्र को देखते हुए कहा, क्या तुम निश्चित हो कि हमें सुनाई के राज्य में प्रवेश करना चाहिए? अगर किसी को पता चल गया तो वे कहेंगे कि हम वास्तव में देशद्रोही थे और दुश्मन के राज्य में चले गए। नीलिया ने आ भरते हुए कहा, कौन परवाह करता है कि वे बेवकूफ क्या सोचते हैं? दक्ष ने लापरवाही से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आह ठीक है। मलयाई ने सिर हिलाते हुए कहा, वह अभी भी सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। पिछले 7 दिनों में दक्ष को और भी सफलताएं मिली। वह 3 और छोटे क्षेत्रों को पार करके 7वें चरण का शिखर आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक बन गया था। वह 8वें चरण से बस एक कदम दूर था। आज रात मैं सफलता प्राप्त करने में कम हो जाऊंगा। साधना की गति वैसी ही है जैसी मैंने उम्मीद की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उच्च लोकों में समृद्ध साधना परिवारों के लोग इतनी कम उम्र में पृथ्वी लोक के साधक बनने में सक्षम है। अल्पविराम उनके पास ज्ञान और संसाधन है। साधना इतनी आसान हो सकती है जब आपको बिना किसी अनुभव या मदद के सब कुछ शुरू से नहीं करना पड़ता। उसने सोचा और यह सोचकर आह भरी कि उसके गृहनगर से कितने कम लोग प्रतिभाशाली माने जाते हैं अगर वे 5 साल में आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत साम्राज्य में अधिकांश लोगों ने 2 साल से भी कम समय में वही सफलता हासिल की। यह सब मदद संसाधनों और प्रतिभा के बारे में था। यद्यपि यहाँ उनके पास संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्हें अपने अनुभव और प्रतिभा के रूप में सहायता मिली तथा विशेष रूप से साधना के लिए बनाए गए उनके नए शरीर से भी सहायता मिली। तारांकित कन तारक महत का उल्टा हो गया था। यह वह स्थान था जहां अक्ष राज्य और सुनाई राज्य की सीमाएं मिलती थी। यह वह स्थान भी था जहां आखिरी महान युद्ध हुआ था। यह वह स्थान भी था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह वही स्थान था जहां कथित विश्वासघात हुआ था। दक्ष रास्ते में किसी भी शहर में नहीं रुका था, लेकिन उसने सीमावर्ती शहर में रुकने का फैसला किया क्योंकि वह आगे की स्थिति जानना चाहता था। सुनाई राज्य और अक्षा राज्य की सीमाएं साझा थी। भले ही अक्षा राज्य पिछले युद्ध में हार गया था, फिर भी सुनाई राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा कम नहीं करेगा, ये स्पष्ट था। समस्या ये थी कि एक अलग राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं था जो इस दुनिया का सबसे मजबूत राज्य था। दक्ष बिना कुछ जाने उस जगह में प्रवेश नहीं करना चाहता था। नक्शे में उस राज्य के बारे में जानकारी थी जहां बमिल उन्हें ले जाना चाहता था, फिर भी सुनाई साम्राज्य के स्थान के अलावा इसमें उनकी रक्षा के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। उसने सीमावर्ती शहर में रुककर कुछ जानकारी एकत्र करने के बारे में सोचा। शाही राजधानी से इतनी दूर रहने वाले लोगों के लिए उसका या उसकी मां का चेहरा पहचानना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहना था। यद्यपि उसने
उसने लगभग अपना मन बना लिया था, फिर भी वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से नहीं बच सका। क्या मुझे सचमुच यहाँ रुककर कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए या फिर अंदर घुसने का जोखिम उठाना चाहिए? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वह मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे जानकारी चाहिए, जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा। क्योंकि उसने अंततः नीचे उतरने का फैसला किया, अपना चेहरा हर समय ढककर रखना, किसी को अपना चेहरा न दिखाने देना, उन्होंने मिलियाई से कहा। जब उन्होंने सीमावर्ती शहर के पास स्पिरिट ईगल को नीचे उतारना शुरू किया, सीमावर्ती शहर के पहरेदार ने एक जानवर को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। शहर के पहरेदार का नेता दक्ष को रोकने के लिए अपने उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर उड़ाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? गार्डों के नेता ने दक्ष से सम्मानपूर्वक पूछा। हम रेली शहर से हैं, हम सीमावर्ती शहर में रहने का अनुभव लेने के लिए यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। यह मेरी माली गनली है और मैं लीमान हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी दूर छुट्टी मनाने आ रहे हैं? वे एक स्पिरिट ईगल खरीद सकते हैं, इसलिए उन्हें उस शहर में पैसे या अधिकार की कमी नहीं होनी चाहिए। वे इतनी दूर छुट्टी मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नेता ने दक्ष को देखते हुए सोचा, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं गान मानसिया हूँ, मैं बॉर्डर टाउन गार्ड्स का नेता हूँ। मैं हमारे छोटे से शहर में तुम्हारा स्वागत करना चाहूंगा। फिर भी अगर मैं पूछूं तो तुमने इस जगह पर आने का चुनाव क्यों किया? तुम्हें पता है कि यह सुनाई साम्राज्य की सीमा है, यह एक खतरनाक जगह है। गान मान शियांग ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ दक्ष से कहा। अल्पविराम, इस जगह में खतरा क्या है? यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है, साथ ही यह एक खास जगह है क्योंकि पिछला महान युद्ध मुख्य रूप से यही लड़ा गया था। हम उस जगह का अनुभव करना चाहते थे जहाँ ऐसा काला इतिहास रचा गया था। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, हाँ वास्तव में काला इतिहास, ये सब उस विश्वासघाती कमीने दानव की वजह से है। अगर उसने हमें धोखा नहीं दिया होता तो हम जीत सकते थे, गन मशीन ने परेशान स्वर में कहा। उसकी बातें सुनकर मिलिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वैसे भी अतीत पहले ही बीत चुका है, हम केवल उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे राज्य ने पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, हमने अपनी ताकत वापस पाली है और नुकसान से उभर चुके हैं। यही कारण है कि सुनाई साम्राज्य भी बेचैन हो रहा है। वे शायद हमारे नुकसान के बावजूद हमारे विकास के बारे में चिंतित है, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ करने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया था। इसलिए ये जगह अब आपके लिए सबसे सुरक्षित नहीं हो सकती है, गान माशिंग ने दक्ष से कहा। उन्होंने कहा, आप चाहे तो अब भी यहाँ रह सकते हैं, हमारे पास इस शहर की सुरक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात सुने तो कोई दूसरा शहर ढूंढना बेहतर होगा और ये पहले से ही हो रहा है। मुझे बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए और एक और बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। मुझे बस चीजों को सही समय पर करना है। दक्ष ने गान मानसिया को देखते हुए सोचा, ओ सुनाई साम्राज्य सक्रिय हो रहा है, चिंता मत करो, हमें इस शहर के बहादुर रक्षकों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप इस शहर को सुरक्षित रखेंगे, हम भागेंगे नहीं, उसने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम शहर में प्रवेश कर सकते हो। क्या तुम बीच में वह छोटी सी इमारत देख रहे हो? वह इस शहर का छोटा सा होटल है, तुम्हें वहां जग मिल जाएगी, गन मानसिंह ने दक्ष से कहा और शहर में एक खास इमारत की ओर इशारा किया। हाँ ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। दक्ष ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और फिर अपने स्पिरिट ईगल पर सवार होकर सीमावर्ती शहर की ओर उड़ने लगा। गानमान शियांग भी उनके पीछे पीछे आया, लेकिन शहर में प्रवेश करने के बाद ही वे अलग हुए। वह भी उतर गया और अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। दक्ष ने अपना स्पिरिट ईगल उस छोटे से होटल के पास उतारा जिसका सुझाव उसे गानमान शियांग ने दिया था। जैसे ही वह स्पिरिट ईगल से उतरा उसने उसे भगा दिया। उसके पास अभी भी समनिंग फ्लूट था जिसका इस्तेमाल करके वह स्पिरिट ईगल को एक बार फिर से बुला सकता था। अल्पविराम उसने मिलियाई का हाथ पकड़ा और छोटे से होटल में दाखिल हुआ जिसका नाम मोविन पैलेस था। होटल बहुत सामान्य था और होटल से ज्यादा एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। पूरी निचली मंजिल एक रेस्टोरेंट जैसी थी जिस पर लकड़ी की मेज और प्लेटें रखी हुई थी। दुर्भाग्य से वहां कोई ग्राहक नहीं था। वह रिसेप्शन की ओर चला गया। हम अपनी माँ और अपने लिए एक कमरा चाहते हैं, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसे संदेह था कि क्या ये वास्तव में एक होटल था, लेकिन उसने इस मामले में गार्ड के नेता पर भरोसा करना चुना। एक कमरा, छोटे मालिक, एक मानक कमरे में केवल एक बिस्तर होता है। क्या मुझे आपके लिए एक डबल कमरा लेना चाहिए? ये थोड़ा बड़ा कमरा है जहां आपके और आपकी माँ के लिए 2 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। वहां पर्याप्त जगह है और आपको केवल थोड़ा अधिक खर्च करना होगा। युवा रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष से कहा, मुझे अतिरिक्त बिस्तर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं पूरी रात जमीन पर खेती कर सकता हूं, लेकिन ये संदिग्ध लग सकता है, थोड़ा और खर्च करना होगा। दक्ष ने सुझाव पर सोचा और अपना सिर हिलाया। इसकी कीमत कितनी होगी? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये सोचकर कि क्या वह इसे वहन कर सकता है। उसके पास सिर्फ कुछ कांच सिक्के बचे थे। रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष से कहा, आपको एक कमरे में 5 दिन रहने के लिए एक कांच सिक्का देना होगा और मैंने जो कमरा सुझाया है उसके लिए आपको 3 दिन रहने के लिए एक कांच सिक्का देना होगा। ठीक है, हम इसे ले लेंगे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए रिसेप्शन पर कांच सिक्का दिया। यह उसके लिए किफायती था। अच्छा, जब तक मैं आपके
कमरे की व्यवस्था करता हूँ, कृपया वहीं बैठ जाएं। पुरुष रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष और मलयाई को पास की सीटों पर इंतजार करने के लिए कहा और फिर उसने पास के एक नौकर से बात करना शुरू कर दिया। दक्ष ने आकर मलयाई को बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने शरीर को थोड़ा व्यायाम देते हुए आगे पीछे चलता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हफ्तों तक स्पिरिट ईगल पर बैठने की वजह से उसका शरीर अकड़ रहा है। अल्पविराम जब दक्ष चल रहा था तो उसने एक युवक को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उस आदमी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चारों ओर एक असाधारण आभा थी जो उसे खास बना रही थी। वह आदमी ऐसा लग रहा था मानो वह 20-2 साल का हो। उसके लंबे सुनहरे बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। आह राजकुमार, क्या आप टहलने के लिए जा रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने युवक से पूछा। हाँ, युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आपका दिन मंगलमय हो महाराज, रिसेप्शनिस्ट ने युवक से कहा। आप भी लाख, युवक ने जाने से पहले चेहरे पर सौम्य मुस्कान के साथ रिसेप्शनिस्ट से कहा। दक्ष ने उस युवक को प्रतिष्ठान से बाहर जाते हुए देखा और भौं खोल ली। उनके बीच हुई बातचीत से उसे कुछ एहसास हुआ। रिसेप्शनिस्ट ने उसे प्रिंस कहकर पुकारा। वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया। आह, वह आदमी कौन था जो अभी अभी चला गया? दक्ष ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उस आदमी को राजकुमार कहा था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह आदमी अक्ष साम्राज्य का राजकुमार था। अगर ऐसा था तो वह निश्चित रूप से उस जानकारी का अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकता था। केवल एक ही राजकुमार था जो इतनी दूर आकर एक साधारण व्यक्ति की तरह रह सकता था। आखिरकार निर्वासित राजकुमार, तुम उसे नहीं जानते, वह सबसे बड़े राजकुमार लिया भू है, रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष को बताया। वह राजकुमार जिसे अपने भाइयों की हत्या का प्रयास करने के कारण निर्वासित किया गया था, क्या उसे सजा के रूप में जनरल के रूप में उत्तरी सीमा पर नहीं भेजा गया था? वह दक्षिणी सीमा पर क्या कर रहा है? दक्ष ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। अल्पविराम, अरे शश, ऐसे मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। कोई भी यह नहीं मानता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा, उसे निश्चित रूप से किसी ने फंसाया है। राजकुमार हूँ वास्तव में एक अच्छा आदमी है, वह इस शहर में सभी की मदद करता है और सेना के जनरल के रूप में हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा तुम सही हो, उसे उत्तरी सीमा पर भेजा गया था, लेकिन सुनाई साम्राज्य के सक्रिय होने के बाद उसे यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष को बताया। वो जानकारी के लिए धन्यवाद, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस चला गया। मैं उत्तरी सीमा पर निर्वासित राजकुमार से मिलने की योजना बना रहा था, कौन जानता था कि वह यहाँ होगा, उसने सोचा। जब वह मलयाई के पास अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर बैठा था, दक्ष मलयाई के बगल वाली सीट पर बैठा अपने कमरे के तैयार होने का इंतजार करते हुए उस जानकारी के बारे में सोच रहा था जो उसे अभी अभी मिली थी। सबसे बड़े राजकुमार के खिलाफ उसके अपने परिवार ने ही साजिश रची थी। उसे एक साधारण सेनापति के रूप में राज्य की सीमा पर निर्वासित कर दिया गया था। न केवल उसे राजकुमार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे अपना अधिकांश जीवन सेनापति के रूप में किनारे पर बिताना था। अजीब बात यह है कि दक्ष को ऐसा नहीं लगा कि राजकुमार नफरत से भरा हुआ है। सबसे बड़े राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि वह खुद के साथ शांति से है और निर्वासित होने के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह किसी भी तरह की अनिच्छा या गुस्से का अनुभव नहीं कर सकता था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे निर्वासित हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि मैं सुनाई साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार करने तक यहाँ 1 या 2 दिन रुक सकता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। छोटे मालिक, आपका कमरा तैयार है, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। जब दक्ष अपने विचारों में मग्न था, एक नौकरानी उसके पास आए और उसे बताया कि उसका कमरा तैयार है, साथ ही उसे उसके कमरे तक ले जाने की पेशकश की। दक्ष और मलयाई नौकरानी के पीछे पीछे गए जो उन्हें उनके कमरे में ले गई। दक्ष और मिली उस कमरे में दाखिल हुए जो उन्हें आवंटित किया गया था। दक्ष ने कमरे में चारों ओर देखा जो काफी साधारण लग रहा था। वहाँ एक छोटी सी मेज, 2 कुर्सियां और 2 बिस्तर थे। इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम यहीं रहोगी तो मदद मिलेगी। होटल से बाहर मत जाना। ओह ठीक है, तुम अपना चेहरा ढक सकती हो, यहाँ कोई नहीं देख सकता। बस अगर तुम किसी के लिए दरवाजा खोलो तो अपना चेहरा ढकना मत भूलना, उसने लियाई से कहा जो अभी अभी बैठी थी। उसे यह बताने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। वह होटल से बाहर निकला और सड़कों पर चलने लगा ताकि अक्ष साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार से बातचीत कर सके। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे राजकुमार हूँ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार गनमानसिया से बात कर रहे थे। गनमानसिया ने प्रिंस हू से कहा, उस मोर्चे पर सब कुछ ठीक है, हमने आज दूसरी तरफ से भी कोई गतिविधि नहीं देखी है। यह अच्छी बात है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। उन पर नजर रखना और अगर कोई गतिविधि हो तो मुझे सूचित करना। राजकुमार ने अपना सिर हिलाते हुए गनमानसिया से कहा। गनमानसिंह ने काफी समय तक राजकुमार हो के अधीन काम किया, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, औपचारिक मत बनिए, राजकुमार ने कहा जब उन्होंने गनमानसिया की निगाहें देखी। महाराज, क्या रॉयल सिटी कोई बैकअप नहीं भेजने जा रही है? बहुत समय
समय हो गया है, हम वास्तव में यहाँ पतली बर्फ पर हैं। गणमान सिंह ने कुछ समय सोचने के बाद राजकुमार हो से पूछा, मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझे मत कहो, मैं यहाँ तुम्हारा जनरल हूँ। इसके अलावा राजकुमार की उपाधि मेरे लिए पहले से ही बेकार है। अगर तुम सच में मुझे सम्मान देना चाहते हो तो तुम मुझे जनरल कह सकते हो। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का सवाल है, मुझे नहीं पता, मैंने 2 सप्ताह पहले संसाधनों और सदरीकरण के लिए अनुरोध भेजा था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजकुमार हा ने जवाब दिया, जनरल, सेना में अफवाह फैल रही है कि राजधानी ने हमें छोड़ दिया है, उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया है और हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। यह अफवाह फैल रही है। अगर हमें जल्द ही कोई सुधार कर नहीं मिला तो लोग इस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और अपना मनोबल खो देंगे। गणमान सिंह ने आह भरते हुए राजकुमार हो को बताया, मुझे अफवाह के बारे में पता है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं ईमानदार रहूंगा, ऐसा लगता है कि हमें कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिलेगा, हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और जीते। प्रिंस हा ने गणमानसिया के कंधों को थपथपाते हुए कहा, फिर भी मैं राजधानी को एक और पत्र भेजूंगा और उनसे जल्द सुदृढ़ीकरण भेजने की मांग करूंगा। अल्पविराम, यह अच्छा होगा। गणमान शियांग ने अपना सिर हिलाया। हमली मान, गणमान शियांग ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने देखा कि दक्ष उनके पीछे खड़ा है, राजकुमार हु भी ये देखने के लिए पीछे मुड़े कि गणमानसिया किसे बुला रहा है। मास्टर गान, हम फिर से मिल रहे हैं, दक्ष ने कहा, जैसे कि यह एक सहयोग था। ठीक है, ओह, मुझे अपना परिचय देने दो, ये हमारे जनरल हैं, वह हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं जो इस जगह को सुरक्षित रखते हैं। गणमान शियांग ने प्रिंस का परिचय दक्ष से कराया। जनरल येली मान है, वह आज ही छुट्टियों में इस शहर में आया है। उसने प्रिंस को दक्ष का परिचय कराया। आपसे मिलकर खुशी हुई युवा मास्टरली, मुझे कहना होगा कि आपने अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गलत शहर चुना है। राजकुमार हा ने दक्ष से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। दक्ष ने भी वैसा ही किया और राजकुमार हु से हाथ मिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यह इसके लायक था। आखिरकार मुझे राजकुमार हु से मिलने का मौका मिला, दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ओ, आप मेरे बारे में पहले से ही जानते हैं? राजकुमार हा ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। अल्पविराम, मैंने पूरे शहर में आपकी प्रशंसा सुनी है, साथ ही मैं भी आपके साथ उसी होटल में रह रहा हूँ। मैंने रिसेप्शनिस्ट को आपको महामहिम कहते हुए सुना है। केवल एक ही राजकुमार है जो राजधानी से इतनी दूर आकर बिना किसी धूमधाम के इतने साधारण होटल में रहेगा और वह है सबसे बड़ा राजकुमार हूँ। ये स्पष्ट था, दक्ष ने उत्तर दिया। दिलचस्प, खैर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा युवा मास्टरली, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मैं शहर का थोड़ा सा सर्वेक्षण कर रहा हूँ। शहर में मौज मस्ती करे, ये छोटा है लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक इस जगह की सुरक्षा की बात है तो उसे हम पर छोड़ दे। राजकुमार हा ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। राजकुमार हो, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? चूंकि आप पहले से ही शहर का चक्कर लगाने जा रहे हैं तो मैं भी आपका साथ दे सकता हूं, दक्ष ने सुझाव दिया। हम तुम मेरे साथ आना चाहते हो? जरूर, इसमें कोई समस्या नहीं है, राजकुमार हा ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष राजकुमार हा के साथ चला गया। तारांकित नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हैं, राजकुमार हा ने दक्ष से कहा। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जब तक ये कोई परेशान करने वाली बात नहीं है मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है मास्टर हो, मैं वास्तव में किसी चीज के बारे में उत्सुक था। घर वापस आकर जब मैंने आपके बारे में सुना और आपके साथ जो हुआ, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आपको फंसाया गया है और गलत तरीके से दंडित किया गया है। क्या ये सही है? दक्ष ने लिया भू से पूछा। अगर मैंने वास्तव में ऐसा किया होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताता कि मैंने ऐसा किया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं निर्दोष था या दोषी, मैं कहता कि मैं दोनों मामलों में निर्दोष हूँ। इसलिए इस बारे में जो कुछ भी मैं कहता हूँ उस पर किसी को भी विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, मैं इसे आपकी भावना पर छोड़ता हूँ। लियांग ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। अगर यह मेरी भावनाओं के बारे में है तो मेरा मानना है कि आप निर्दोष हैं। इससे मैं अपने दूसरे सवाल पर आता हूं, आप निर्दोष हैं, फिर भी आप पर गलत आरोप लगाया गया और आपको सजा दी गई। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वह नफरत से भरा होता, उन लोगों के लिए नफरत जिन्होंने उनके साथ गलत किया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपसे बात करने और दूसरों से आपके बारे में सुनने के बाद मैं सिर्फ यही मान सकता हूं कि आप सिर्फ करुणा से भरे हुए हैं। ऐसा क्यों है? आप किसी से नफरत क्यों नहीं करते? दक्ष ने प्रिंस हु से पूछा। हाँ, मैंने अनुमान लगाया था कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हो। तुमने ये सब सिर्फ अपनी भावनाओं और थोड़ी सी जानकारी से ही जान लिया, ये सराहनीय है। तुम सही हो, मैं निर्दोष था। मुझ पर अपने भाई के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया जिससे मैं प्यार करता था। मुझ पर राज सिंहासन की लालसा करने का आरोप लगाया गया जो मुझे उस समय पसंद भी नहीं था। जिन्हें मैं अपना परिवार समझता था उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने मुझे सजा दी। फिर भी मैं उनसे नफरत नहीं करता, एक कारण के लिए। राजकुमार हा ने अंत में एक विराम लेते हुए दक्ष से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मेरा परिवार है, भले ही वे मेरे साथ परिवार की तरह व्यवहार न करें, मैं
उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता और उनसे नफरत नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, अगर उसमें अपने परिवार के प्रति थोड़ी भी नफरत होती तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। उस पर समय बर्बाद करना बेकार है। प्रिंस हो की बातें सुनकर दक्ष ने सोचा, अल्पविराम, क्या तुमने कभी राजा बनने के बारे में नहीं सोचा? इस राज्य और राजधानी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारा समर्थन करते होंगे। अगर कोई और होता तो शायद ताज पाने के लिए उसे बाहर से मदद भी लेनी पड़ती। उसने राजकुमार के पास चलते हुए धीरे से सुझाव दिया, बाहरी मदद लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं ताज पाने में मदद के लिए अपने राज्य को धोखा दूं? हाँ, यह संभव है, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हो सकता। मैं अपनी आत्मा को किसी बेकार की चीज और थोड़े से अधिकार के लिए कभी नहीं बेचूंगा। राजकुमार ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस तरह से विश्वासघात किए जाने के बावजूद राज्य के प्रति तुम्हारी वफादारी से मैं आश्चर्यचकित हूँ। जब तुम यहाँ संघर्ष कर रहे हो और अपने भाइयों की हत्या करने की कोशिश करने के लिए पूरे राज्य में तुम्हें एक बुरा व्यक्ति कहा जा रहा है, तब दूसरे लोग अपने कमरों में रह रहे हैं, आराम से जीवन का ले रहे हैं, यह अविश्वसनीय है कि तुम अभी भी उस शांति को कैसे बनाए रखते हो। दक्ष ने अपने चेहरे पर प्रशंसा भरी नजर के साथ राजकुमार हो से कहा, ओह ठीक है, सुनाए। साम्राज्य के बारे में चर्चा थी जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। वे क्या कर रहे हैं और उनकी सेनाएं कितनी फैली हुई है? उसने सहजता से पूछा, वे वास्तव में हमला किए बिना ही सब कुछ कर रहे हैं। वे शहर की महिलाओं को छेड़ने के लिए हमारी भूमि में घुसने की कोशिश करते हैं और कुछ झड़पों के बाद वे चले जाते हैं। कुछ आगे पीछे की लड़ाइयां भी हुई हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर उन्होंने वास्तविक युद्ध की घोषणा नहीं की है और हम भी स्थिति का आकलन करने और राजधानी से कुछ मदद पाने की कोशिश में यही रुके हुए हैं। प्रिंस ने दक्ष को बताया। उन्होंने कहा, शायद वे बस मौज मस्ती कर रहे हो या शायद वे हम पर पहले हम हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि वे वास्तव में हमला करने से पहले हमें परख रहे हो। किसी भी मामले में हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं और जब तक वे कुछ करते हैं तब तक उन्हें रोक सकते हैं, जब तक कि सादरीकरण नहीं आ जाता। ये सच है, वे कई चीजें कर सकते हैं। दो राज्यों की सीमा के बारे में यही जटिल बात है, आप कभी नहीं जान सकते कि दूसरा क्या सोच रहा होगा। दक्ष ने भरते हुए जवाब दिया, तुम युद्ध के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? क्या तुमने राज्य में युद्ध कला का अध्ययन किया था? राजकुमार ने चेहरे पर दिलचस्प भाव लाते हुए दक्ष से पूछा, अल्पविराम, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं। मेरा सारा ज्ञान और युद्ध उसी से उपजा है जो मैंने अब तक सुना और समझा है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, राजको ने सहजता से कहा और चलते रहे। राजकुमार हो, अगर ऐसा समय आए कि दोनों राज्य एक दूसरे पर युद्ध छेड़ दे तो क्या आप अपनी भूमि की रक्षा करेंगे या उनकी भूमि पर आक्रमण करेंगे? दक्ष ने पूछा और बातचीत को उस प्रश्न की ओर मोड़ने की कोशिश की जो वह पूछना चाहता था। यदि उस समय मेरे पास कोई बैकअप नहीं है तो मैं केवल इस छोटे से शहर के लोगों की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन यदि राजधानी हमें सादरीकरण भेजती है तो मैं उन्हें इस शहर की रक्षा के लिए छोड़ सकता हूं और हमला कर सकता हूं। राजकुमार ने कहा जब उन्होंने अक्ष साम्राज्य की राजधानी की दिशा में दूर क्षितिज की ओर देखा। दिलचस्प है, अगर आप हमले के बारे में सोचते हैं तो आपको उनकी रक्षा की कई कमजोरियां पता होंगी। उनकी रक्षा कैसी है? क्या उनके पास उनके आत्मा योद्धाओं या साधकों द्वारा बनाई गई किसी तरह की बाधा है? दक्ष ने वह मुख्य प्रश्न पूछा जो वह पूछना चाहता था। नहीं, वास्तव में नहीं, उनके पास कोई अवरोध नहीं है। उनकी भूमि में प्रवेश करना आसान है बशर्ते आप उनकी मानवीय सुरक्षा को तोड़ने में सफल हो जाए। राजकुमार ने उत्तर दिया, तो वहाँ कोई अवरोध या ऐसा कुछ नहीं है। यह अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप आसानी से अंदर घुस सकते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे भी उसका जवाब मिल गया था। उसे इस बार में सावधान रहने की जरूरत नहीं थी, उसे बस उनके पहरेदार को मिटाना था और फिर उनकी जमीन में प्रवेश करना था। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। उनकी सीमा के हर 5 मीटर पर एक तैनात है और उनके पास कई स्पिरिट वॉरियर्स भी हैं। अगर असली युद्ध होता है तो फीनिक्स संगठन के स्पिरिट मास्टर्स की मदद के बिना हमारे द्वारा उन्हें हराने की संभावना बहुत कम होगी। प्रिंस हु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या उनके आत्मा योद्धा भी फैले हुए हैं? आप उस स्थान को निशाना बना सकते हैं जहां वे नहीं रहते हैं। दक्ष ने सुझाव दिया। अल्पविराम, यह एक अच्छा सुझाव है और मुझे भी इस बारे में आश्चर्य हुआ, लेकिन स्पिरिट मास्टर्स गार्ड से इतनी दूर नहीं है, वे आसानी से हमारे पास आ सकते हैं। किसी भी तरह से यह स्पिरिट मास्टर के खिलाफ लड़ाई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं डर जाऊंगा। मुझे उनका ध्यान भटकाने के लिए डायवर्सन का उपयोग करना होगा। वैसे भी यह सब भविष्य के बारे में है, हमें अभी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। प्रिंस ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे अपने बारे में और बताओ, तुमने यहाँ आने के लिए खास तौर पर यही जगह क्यों चुनी? जहाँ तक मुझे पता है इस राज्य में घूमने लायक कई जगह हैं, ये जगह उस सूची में सबसे आखिर में होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास यहाँ आने का
कोई खास कारण था? उसने राइडर से पूछा। कोई बड़ी वजह नहीं, मैं बस पिछले महान युद्ध के बारे में जानने को उत्सुक था और यही वह जगह थी जहां इतिहास लिखा गया था और हम हार गए थे। मैं बस ये देखना चाहता था कि यह जगह कैसी थी। दक्ष ने सहजता से जवाब दिया और एक कहानी गढ़ी। अच्छा, तो अब तक तुम्हें ये कैसा लग रहा है? राजकुमार ने पूछा। यह एक अच्छी जगह है, कहानियों जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग अच्छा और खुशहाल जीवन जीते दिखते हैं। मैंने जो देखा उससे लगता है कि इस जगह से बुरे अतीत के सभी अवशेष हटा दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बुरे अतीत से उब जाना हमेशा अच्छा होता है, अन्यथा प्रगति धीमी हो जाएगी। राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। तारक महत का उल्टा बिताने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया। होटल का स्टाफ पहले ही उनके कमरे में खाने के लिए खाना लेकर आ चुका था, जो मेज पर रख दिया गया था। तुम वापस आ गए, मिलिया ने चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने दक्ष को वापस देखा, हाँ, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था और अब मेरे पास वह जानकारी है। हम आज रात को निकल सकते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मिलिया से कहा, चलो खाना खाकर आराम करते हैं, जब जाने का समय होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। दक्ष ने मिलिया से कहा। दोनों ने खाना खाया। अभी शाम ही हुई थी, इसलिए दक्ष ने मिलिया से कहा कि वह थोड़ी देर सो जाए। अल्पविराम उसे सुला देने के बाद वह रात के अंधेरे में वहां से चला गया। रात उसका समय था। यह वह समय था जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में था। यह वह समय था जब वह अपने अपने तत्व में था, क्योंकि दक्ष के पास अंधेरे का नियम था जिसने उसे रात के हत्यारे की तरह बना दिया था। होटल से निकलने के बाद दक्ष किसी को भी देखे बिना छोटे शहर से चला गया। छोटे से शहर को छोड़कर वह सुनाई साम्राज्य की सीमा की ओर भागा। वह जानता था कि वह सीधे मिलिया को वहां नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहां एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी जो उसके लिए बुरा हो सकता था, क्योंकि वह गोलीबारी में घायल हो सकती थी। इसलिए उसने महसूस किया कि उसका एकमात्र विकल्प उसके पास मौजूद चालों का उपयोग करना था। उसकी योजना अकेले जाने, अपने अंधकार के नियम का उपयोग करके दुश्मनों को मारने और फिर उनकी भूमि में प्रवेश करने की थी। उसकी योजना का अगला भाग उसे सुनाई की भूमि में लाने के लिए अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना था। यह वही योजना थी जो उसे अपने लिए सबसे अच्छी लगी, क्योंकि वह किसी की रक्षा के बारे में चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से लड़ सकता था। वह तब सबसे अच्छा लड़ता था जब उसका पूरा दिमाग केवल एक ही चीज पर केंद्रित होता था, वह सीमा जहां सुनाई साम्राज्य की सेनाएं स्थित थी। अक्षा साम्राज्य के सीमावर्ती शहर से केवल 2 किलोमीटर दूर थी। दक्ष ने अपने छाया परिवर्तन का प्रयोग तब किया जब वह सुनाई साम्राज्य की सीमा के पास पहुंचा। वह चुपके से एक के पीछे आ गया और चाकू निकालने के लिए अपने कपड़ों में हाथ डाला, लेकिन वह रुक गया। अल्पविराम वह ईमानदारी से रुक गया और पीछे हट गया। किसी को मारने या कुछ भी करने के बजाय दक्ष ने सुनाई के राज्य के अंदर और भी गहराई तक चलना शुरू कर दिया। वह घंटों चलता रहा और सुनाई के साम्राज्य में और भी गहराई तक पहुंचता गया। तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? तुम आखिरी समय पर क्यों रुक गए? जूने काफी देर बाद दक्ष से पूछा। दक्ष अब तक सुनाई साम्राज्य के अंदर पर किलोमीटर तक चल चुका था, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं उन्हें मारने के बहुत करीब था जब मुझे कुछ एहसास हुआ। दक्ष ने बड़बड़ाया। तुम्हें क्या एहसास हुआ? जून ने असमंजस में दक्ष से पूछा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था। पहले मैं कम से कम दुश्मनों को मारकर अपनी वध करने वाली आभा को बढ़ा सकता था, लेकिन अब मैं नए शरीर में हूँ, मेरे पास वध करने वाली आभा नहीं है। मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता और मैं जिन लोगों को मारता हूँ उनकी जीवन ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर मैंने उन्हें मार दिया तो मैं बिना किसी कारण के अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। दक्ष ने जून को जवाब दिया। केवल इतना ही नहीं, यह मेरे लिए बुरा होगा। अगर मैंने उन्हें मार दिया तो देर सवेर दूसरे गार्डों को पता चल जाएगा। इससे वे संदिग्ध हो जाएंगे और उन्हें पता चल सकता है कि किसी ने उनके राज्य में घुसपैठ की है, जिससे वे अपने खोज प्रयासों को बढ़ा सकते हैं, जिससे मेरे लिए यह मुश्किल हो जाएगा। दक्ष ने आंख भरते हुए कहा। इसके अलावा इससे वे अक्ष साम्राज्य पर युद्ध छेड़ सकते हैं। ये बहुत जल्दी होगा। मुझे अभी भी सब कुछ सेट करने के लिए समय चाहिए, इससे पहले कि कोई युद्ध हो जो मेरे लिए फायदेमंद हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर जून की ओर देखा और पाया कि वह मुस्कुरा रही थी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसने जून से पूछा। अल्पविराम कुछ नहीं, बस तुम्हें इतने लंबे समय के बाद दिमाग से सोचते हुए देखकर अच्छा लगा, जून ने कहा और वह जोर से हंस पड़ी। तुम बेवकूफ हो, मैं हमेशा दिमाग से सोचता हूँ। मैं 200 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्पेस पोर्टल का उपयोग कर सकता हूँ। अगर यह मेरे द्वारा देखी गई जगह पर हो, जब तक मैं इस सीमा के भीतर एक शहर पा सकता हूँ, मैं वहां एक कमरा ले सकता हूँ और फिर स्पेस पोर्टल का उपयोग करके बॉर्डर टाउन वापस जा सकता हूँ और फूचेन की माँ को यहाँ वापस ला सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत आरामदायक है। दक्ष ने नाराज स्वर में कहा। यह सच है। वास्तव में अब आप वास्तव में अपने दिमाग से सोच रहे हैं और अपने कानूनों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, न कि केवल वध के लिए। ये स्थिति में अच्छा है, क्योंकि हत्या करने से इस शरीर को वध आभा के रूप में लाभ नहीं होगा जब तक कि आप इस शरीर के साथ फिर से उस कौशल
कौशल को विकसित न करें और यहाँ से शुरुआत न करें, जुन ने कहा और अपना सिर हिलाया। दक्ष जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया। उसे वहाँ एक छोटा सा शहर दिखाई दे रहा था। दक्ष पहले ही सुनाई साम्राज्य के एक शहर के पास पहुंच चुका था। शहर अक्ष राज्य के सीमावर्ती शहर से बहुत बड़ा था। शहर के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, उसे कोई रक्षक भी नहीं दिखाई दिया। क्या उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी? उसे आश्चर्य हुआ, क्या वे अपनी सेना पर इतना अधिक भरोसा करते हैं कि उन्होंने सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर अपने शहर को सुदृढ़ करने के बारे में भी नहीं सोचा? क्या उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है या पिछले युद्ध में जीत के बाद अति आत्मविश्वास है? दक्ष ने भौं सिकर हुए कहा। दक्ष ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शहर के अंदर घुस गया, जिसके प्रवेश द्वार के पास सिर्फ 2 थे। फिर भी उसने बिना किसी को पता लगे अंदर घुसने के लिए अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने अपना आवरण हटा दिया और भीड़ में शामिल हो गया। शहर अक्ष साम्राज्य के शहरों जैसा ही लग रहा था, लेकिन ये ज्यादा शांत था। शहर में कोई भी पहरेदार गश्त नहीं कर रहा था। अक्ष साम्राज्य में हर गली में पहरेदार देखे जा सकते थे, वे नियमित रूप से गश्त करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को कुछ भी करने की आजादी थी, फिर भी हर कोई बहुत सभ्य था। उसे शहर में कोई अराजकता नहीं दिखी, भले ही कोई पहरा ना हो। यह मेरे लिए अच्छा है, मैं बिना किसी सुरक्षा गार्ड के बेहतर तरीके से घुल मिल सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दुकान की ओर देखा तो एक व्यक्ति दुकान मालिक को कांस्य सिक्के से भुगतान कर रहा था। यद्यपि कांस्य सिक्के अक्ष साम्राज्य में बने कांस्य सिक्कों से ही बने थे, फिर भी यहाँ के सिक्कों का आकार अलग था। ये त्रिकोणीय आकार का प्रतीत होता था। सबसे पहले मुझे खर्च और होटल खर्च के लिए कुछ पैसे जुटाने होंगे, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। यहाँ 1 हफ्ते तक रहने और कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं अपनी जना को क्रियान्वित कर सकता हूँ। मैं अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए सीधे सुनाई साम्राज्य के राजा के पास जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी खेल शुरू होगा। दक्ष सुनाई राज्य के अंदर एक अनजान शहर के बाजार में खड़ा था। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन वह पैसे यहाँ मान्य नहीं थे। वास्तव में अगर वह उस पैसे का यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसे यकीन था कि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वह पैसा दूसरे राज्य से था। वह मिलियाई को वहां लाने के लिए बिना पैसे के होटल का कमरा नहीं ले सकता था। पहली चीज जो मुझे चाहिए वह है कुछ पैसे जुटाना, ताकि मैं कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह खरीद सकूं। मुख्य सवाल यह है कि पैसे कैसे जुटा हम? क्या मुझे किसी दुकान से पैसे चुराने चाहिए या फिर मुझे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? दक्ष ने सड़क पर चलते हुए बुदा क्या तुम चोर या हत्यारा बनना चाहते हो? मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चोर शब्द बहुत सस्ता लगता है, शून्य दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। हाँ, चोर को देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई छोटा मोटा अपराधी है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन यहाँ किसी को मारना भी ठीक नहीं है। मेरे पास शवों को रखने के लिए स्टोरेज रिंग नहीं है और मैं शवों को यूं ही इधर उधर नहीं छोड़ सकता। मैं रास्ते में जितनी कम अराजकता फैलाऊं मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा, उसने आगे कहा। वह इधर उधर घूम रहा था, अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, कुछ करने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। सड़कें इतनी भीड़भाड़ वाली थी कि वह बिना ध्यान आकर्षित किए कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बस इतना ही काफी है, मैं किसी अमीर दिखने वाले घर में घुसने जा रहा हूँ, उसने झुंझलाहट भरे स्वर में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह पैसे चुराने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए उसे उस व्यक्ति का पता लगाना था जिसके पास पैसे थे और फिर बिना पकड़े गए चोरी करनी थी। उसे नहीं लगा कि इस भीड़ में ऐसा करना उचित है, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर सुरक्षाकर्मियों की कमी से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे ये जगह उतनी सामान्य नहीं है जितनी दिखती है। वह एक अमीर घर की तलाश में बाजार से निकलने ही वाला था कि उसने एक गाड़ी को अपने पास से देखा। अरे तुम वहीं रुक जाओ, किसी ने पुकारा। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह गालीवान ही था जो उससे बात कर रहा था। अल्पविराम, कोई तुमसे बात करना चाहता है, मेरे साथ आओ, गाड़ी चालक ने दक्ष से कहा। मुझसे कौन बात करना चाहता है? दक्ष ने असमंजस में पूछा। अनावश्यक प्रश्न मत पूछो, यदि तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो बस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, गाड़ी चालक ने दक्ष से कहा। ओ तो अगर मैं अंदर नहीं गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, हालांकि मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस मुसीबत में पड़ सकता हूं, फिर भी मैं आपके साथ आने के लिए सहमत हूं, मैं उत्सुक हूं कि कौन मुझ मिलना चाहता है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वह गाड़ी के अंदर चला गया। मैं यहाँ नया हूँ इसलिए किसी मुझ नहीं जानना चाहे, फिर भी किसी ने मुंह लेने लिए अड़ी भेजी। इसके अलावा इस शहर में सुरक्षा कर्मियों की कमी है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। कोई शहर पर नजर रख रहा है और यही नजर सभी को डरा रही है, पकड़े जाने के डर से उन्हें अपराध करने से रोक रही है। दक्षिण गाड़ी में बैठते हुए सोचा। जबकि गाड़ी चल पड़ी। मैंने यहाँ आने के बाद कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए कोई मुझसे मिलना चाहता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने मुझे शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश करते देखा। उस दिशा में केवल सीमा है और कोई शहर नहीं है, इसलिए जाहिर है इससे संदेह पैदा हुआ, दक्ष ने सोचा और उसने टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है वह सिटी मास्टर या कोई उच्च अधिकारी होना चाहिए। मैं अपनी योजना को अमल में लाने से पहले 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करना चाहता था और कुछ जानकारी एकत्र करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है, मैं आप तेज से शुरुआत कर सकता हूं, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। गाड़ी आधे घंटे तक शहर में चलती रही या रुकती रही, आप बाहर आ सकते हैं, दक्ष ने बाहर से आवाज सुनी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मेरे पीछे आओ, गाड़ी चालक ने दक्ष से कहा और वह एक निश्चित दिशा में चलने लगा। दक्ष ने आगे देखा
देखा और उसके सामने एक सुंदर सफेद हवेली दिखाई दी। अल्पविराम आखिरकार कुछ गार्ड मिल ही गए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने हवेली के आसपास कुछ देखे, गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दक्ष ने उसका पीछा करना शुरू नहीं किया था। आओ, समय बर्बाद मत करो, गाड़ी चालक ने दक्ष से नाराज स्वर में कहा। दक्ष गाड़ीवान के पीछे गया जो उसे हवेली के अंदर एक छोटे से बगीचे में ले गया। बगीचे में हर जगह हरी घास थी। बगीचे के बीच में एक छोटी सी सफेद मेज रखी हुई थी। उस मेज के चारों ओर 2 कुर्सियां थी और उनमें से एक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी कुर्सी पूरी तरह खाली थी। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति 50 साल का लग रहा था। उसका चेहरा साफ था और लंबे सफेद बाल थे जो पोनी टेल में बंधे थे। आप यहाँ हैं, कृपया बैठ जाए, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष आगे बढ़कर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दक्ष ने सीधे पूछा। इतनी जल्दी क्या है, पहले चाय पी लो, आदमी ने मेज पर रखे चाय के कप की ओर इशारा करते हुए कहा। माफ कीजिए लेकिन मैं चाय नहीं पीता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे याद आया कि एक बार पहले भी ऐसी ही स्थिति घटी थी जब उसकी आत्मा इस संसार में आई थी। उसे लोसू ने चाय पिलाई जो उसका चचेरा भाई लगता था। चाय में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। अगर वह भाग्यशाली नहीं होता तो उसकी मौत हो जाती। वह इस जगह पर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जैसी आपकी इच्छा। खैर, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं दुआन लिफेंग हूँ। मैं इस खूबसूरत शहर का सिटी मास्टर हूँ और ठीक है, मैं एक स्पिरिट वॉरियर भी हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी वह स्पिरिट क्या है? आदमी ने दक्ष से पूछा। जासूसी से जुड़ा कुछ, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। ये स्पष्ट था कि उस आदमी ने दक्ष को देखा था। वह शायद शहर पर नजर रखने वाला व्यक्ति था और जिस तरह से उसने ये सब किया वह उसकी युद्ध भावना की मदद से था। तुम बहुत चतुर हो छोटे लड़के, आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पास 1000 आंखों वाला भूत युद्ध आत्मा है। यह मुझे मेरे शहर में होने वाली हर चीज को देखने में मदद करता है। अनुमान लगाओ कि मैं क्या देखता हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा करने में काफी चतुर हो। उस आदमी ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ दक्ष से पूछा। अल्पविराम डुआन लिफेंग लिया शहर का सिटी मास्टर था और 1000 आंखों वाले स्पेक्टर वर्ल्ड स्पिरिट का मालिक था। वह दक्ष के सामने बैठा और उसने दक्ष से पूछा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। क्या ये स्पष्ट नहीं है? आपने मुझे शहर में प्रवेश करते देखा और आपने मुझे यहाँ बुलाया, दक्ष ने लापरवाही से उत्तर दिया। और तुम्हें ये भी पता है, फिर भी तुम शांतिपूर्वक आने के लिए सहमत हो गए। डुआन लिफेंग ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ दक्ष से पूछा। मैं इसलिए आया क्योंकि मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। जहाँ तक पकड़े जाने की बात है, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। तुमने मुझे उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश करते देखा। उत्तर की ओर कोई शहर नहीं है, केवल सुनाई साम्राज्य और अक्ष साम्राज्य के बीच की सीमा है जिस पर कड़ी सुरक्षा है। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ के पहरेदार को जानते हो, इसलिए मैं इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि मुझे सीमा का पहरा समझकर भ्रमित कर दिया जाए। दक्ष ने उत्तर दिया। वाकई बहादुर, यह सही है। मुझे पता है कि तुम उस सीमा से आए हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम पकड़े बिना अंदर घुसने में सफल रहे। उस जगह के पहरेदार को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सीमाओं पर नियुक्त किए गए आत्मा गुरुओं की बात है, वे और भी बुरे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद तुम अंदर घुसने में कामयाब रहे, बुरा नहीं है। डुआन लिफेंग ने दक्ष से कहा जैसे कि वह उसकी प्रशंसा कर रहा हो। हाँ, यह आसान नहीं था लेकिन इतना कठिन भी नहीं था। मुझे यकीन है कि आप जानना चाहते होंगे कि मैं अंदर क्यों घुसा और क्या मैंने ऐसा अकेले किया या किसी टीम के साथ जो शहर में नहीं घुसी थी, है ना? दक्ष ने डुआन लिफेंग से उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया बल्कि तुम खुद मुझसे मिलने यहाँ आए हो। ये सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अकेले शहर में घुसे थे या के साथ? डुआन लिफेंग और डुआन लिफ ने दक्ष को काफी देर तक देखा, फिर वह जोर से हंस पड़ा। तुम हमारे राजा से मिलना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि तुम चतुर हो और तुम्हारे पास इस राज्य के अंदर घुसने के लिए कुछ प्रतिभा है, लेकिन महामहिम से मिलने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। डुआन लिफेंग ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। मैं उससे अक्ष साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिसे मैं केवल उसके साथ ही साझा कर सकता हूँ। यदि तुम उससे मिलने में मेरी मदद नहीं करोगे तो ये तुम्हारा ही नुकसान होगा। दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया और अपना हाथ उठाया। और ये कौन सी जानकारी है? अगर यह वास्तव में इसके लायक है तो मैं उससे मिलने में आपकी मदद करने पर विचार कर सकता हूँ। डुआन लिफेंग ने दक्ष से अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर के साथ कहा। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, मैं केवल राजा को बता सकता हूँ। दक्ष ने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम कह रहे हो कि तुम अक्ष साम्राज्य से यात्रा करके आए हो और सीमा पार करके मेरे पास आने के लिए इतने सारे जोखिम उठाए हो ताकि तुम हमारे राजा को कुछ बता सको। डुआन लिफ ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव के साथ उत्तर दिया। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूं तो शायद तुम मुझ पर भरोसा कर सकोगे। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आत्मा गुरु था जिसे 10 साल पहले दानव के रूप में जाना जाता था। उसने सुनाए
साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन एक दिन वह गायब हो गया। उसके राज्य के लोगों ने उसे देशद्रोही कहना शुरू कर दिया और राज्य ने इस कारण से उसकी पत्नी और उसके बेटे को दंडित किया। उसने डेडवान लिफेंग से कहा, बेटा अपने राज्य से नफरत करते हुए बड़ा हुआ, लेकिन चूंकि वह प्रतिभाशाली था इसलिए वह राज्य को कैसे बर्बाद करना है और उसे कैसे अपने घुटनों पर लाना है इस पर एक योजना बनाने में सक्षम था। उसने वर्षों तक राज्य के बारे में सारी जानकारी एकत्र की। उसने राज्य के कुछ अजीब रहस्यों को जानने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास पर्याप्त है तो उसने अपने राज्य की आत्माओं को तोड़ने में उनकी मदद करने के लिए दुश्मन राज्य में जाने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, मुझे अनुमान लगाने दो, वह लड़का तुम ही हो? डुआन लिफ ने संदेह से पूछा। हाँ, मैं दक्ष हूँ और मैं अक्ष साम्राज्य को नष्ट करने में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिलचस्प, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दमन के बेटे हो। मुझे 10 साल पहले का युद्ध याद है, मैं अग्रिम मोर्चे पर गया था। तुम्हारे पिता वाकई एक पागल स्पिरिट वॉरियर थे, वह बहुत शक्ति थे। मुझे लगता है कि उस समय केवल हमारे ड्रैगन स्क्वाड लीडर ही उनका सामना कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे वापस बुला लिया गया था, लेकिन मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी। डेडवान लिफेंग ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा, अल्पिराम ठीक है, आपके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको महामहिम के पास ले चलूंगा, देखते हैं आप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। उन्होंने बैठते हुए कहा, मुझे अब जाना होगा, तुम इस बगीचे में रुक सकते हो या मुख्य नौकर से पूछ सकते हो, वह तुम्हें उस कमरे में ले जाएगा जो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ समय के लिए यहाँ रुको, जब हम जाने के लिए तैयार होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने बगीचे से निकलने से पहले दक्ष से कहा। डुआन लिफ के चले जाने के बाद बगीचे में केवल दक्ष ही रह गया था। वह अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सोच में डूब गया। मैंने राजा के पास जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह कुछ और ताकत हासिल करने के बाद ही थी। हालांकि मेरे पास सुधार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह अभी भी बहुत बुरा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे योजना में कुछ छोटी छोटी बातों को बदलने की जरूरत है। दक्ष ने अपने सामने रखे चाय के कप को देखते हुए सोचा, हालांकि मुख्य समस्या मिली आई है। मैं उसे यहाँ लाना चाहता था, उसे किसी सुरक्षित स्थान पर बसाना चाहता था और फिर राजा के पास जाना चाहता था, लेकिन इस नए घटनाक्रम के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब जब मुझे पता है कि यह शहर डुआन लिफ की निगरानी में है तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी। वह निश्चित रूप से मुझे मिलियाई को यहाँ लाते हुए दिखेगा, वह उसे बंधक के रूप में भी रख सकता है। मैंने जिस कमरे का किराया चुकाया है वह 2 दिन और चलेगा और उसके पास कुछ पैसे भी हैं, लेकिन मैं उसे वहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहने दे सकता। मैं उसे यहाँ भी नहीं ला सकता। ये जटिल है, जितना अधिक वह सोचता उतना ही उसका तनाव बढ़ता जाता। उसे कोई उपाय नहीं सूझा, उसे बस इतना ही सूझा कि वह मलयाई को दूसरे शहर तभी ले जा सकता है जब वह ये जगह छोड़ दे, लेकिन ये जगह छोड़ना भी संभव नहीं था। ऐसा लगता है कि राजा से मिलने और सब कुछ तय करने से पहले मुझे उसे सुरक्षित रूप से इस राज्य में लाने का अवसर नहीं मिलेगा, उसने सोचा और आह भरी वह भी खड़ा हुआ और बगीचे से बाहर की ओर चलने लगा। गेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। उस आदमी के सिर पर सफेद दाग थे, उसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी। क्या आप यहाँ के मुख्य नौकर हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। दक्ष उस आदमी का पीछा करता हुआ उसे हवेली के अंदर एक कमरे में ले गया। वह सभी गलियारों में गार्डों को देख सकता था, जो शहर की स्थिति के विपरीत था। अल्पिराम, जब शहर में पहरेदार की कमी थी तब यह महल उनसे भरा हुआ था। मुख्य नौकर दक्ष को कमरे के अंदर ले आया। जब तक मास्टर अन्यथा निर्णय नहीं लेते तब तक यह आपका कमरा रहेगा। कमरे में आपके लिए 3 बार भोजन लाया जाएगा। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप बाहर गार्ड को बता सकते हैं। आपकी मांग के आधार पर आपका अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। बस इतना ही, मजे करो, आदमी ने जाने से पहले दक्ष से कहा। दक्ष ने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर वापस चला गया। वह बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। यह अच्छी बात है कि अब मैं अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग कर सकता हूं और देख सकता हूं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर फंसे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आश्चर्य है कि क्या डुआन लिफ की 1000 आंखों वाली भूत या युद्ध आत्मा उसे इमारतों और कमरों के अंदर देखने में मदद कर सकती है, दक्ष ने भोग सिकुड़ते हुए कहा। हालांकि मुझे इस पर बहुत संदेह है, अगर वह अंदर देख सकता तो हवेली में इतने सारे गार्ड नहीं होते। उसकी यह क्षमता शायद उन जगहों पर काम करती है जो आसमान से देखी जा सकती है। उसे केवल बाहर ही देखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, उसने आह भरते हुए कहा। जुन, क्या कोई ऐसा कौशल है जो इसमें मेरी मदद कर सकता है? अरे रुको, मुझे पता है कि क्या मदद कर सकता है, उसने अचानक खड़े होते हुए कहा। मैं मलयाई को यहाँ नहीं ला सकता, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए ये जगह छोड़ सकता हूँ। मैं बॉर्डर टाउन वापस जा सकता हूँ और उसे बता सकता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आऊंगा। मैं उसके ठहरने का
अग्रिम भुगतान भी कर सकता हूँ, उसे चिंता नहीं होगी और वह सुरक्षित रह सकेगी। जब युद्ध शुरू होने वाला होगा तो मैं उसे लेने के लिए वापस आ सकता हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहाँ स्थानिक यात्रा का उपयोग करना जोखिम भरा होगा, लेकिन मुझे 90% यकीन है कि डेडवान लिफेंग अंदर नहीं देख सकता। अगर वह देख भी सकता है तो भी कोई बात नहीं, मेरी योजना के काम करने के लिए मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं एक स्थानिक आत्मा वाला एक आत्मा योद्धा हूँ। अगर वह मुझे गायब होते हुए भी देख लेता है तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे उन्हें वैसे भी दिखाना होगा। दक्ष बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा था और वह जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह होटल में अपने कमरे में वापस जाने के लिए स्पेटर ट्रैवल का इस्तेमाल करने लगा। मीलियाई कमरे में इंतजार कर रही थी। दक्ष ने उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और उसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लग सकता है। उसने ये भी कहा कि वह होटल का शुल्क पहले ही चुका देगा। इसके बाद वह निर्वासित राजकुमार से मिलने गया और उसे बहाना दिया कि उसे किसी कारण से शहर वापस जाना है और वह अपनी मां को पीछे छोड़ रहा है। उसने सबसे बड़े राजकुमार से कहा कि वह अपनी मां को सुरक्षित रखे। सब कुछ सेट करने के बाद उन्होंने स्थानिक यात्रा का उपयोग करके वापस यात्रा की। वह दिन में 2 बार स्थानिक यात्रा का उपयोग करने में सक्षम था और इसके साथ ही वह समाप्त हो गया। उसके पास कोई उपयोग नहीं बचा था, लेकिन वह अभी भी मुसीबत के मामले में कम दूरी के टेलीपेशन का उपयोग कर सकता था। जब वह बिना किसी चिंता के तैयार था तो उसके लिए बस इंतजार करना और साधना करना बाकी था। दक्ष ने अगले 3 दिन साधना में बिताए। वह गोल्ड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहा, लेकिन उसने देखा कि उसकी साधना की गति केवल बढ़ने लगी थी। इस शरीर में कुछ अविश्वसनीय था जो उसे लगा कि उसके असली शरीर में नहीं था। ये साधना गति उसे भी लगभग असंभव लग रही थी। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि उनके पिछले साधना अनुभव ने उन्हें साधना में मदद की, फिर भी उन्होंने इसका अधिकांश श्रेय उस शरीर को दिया जो स्वयं ब्लडलाइन मंदिर द्वारा निर्मित किया गया था। उसे वाकई ऐसा लगा कि यह बेकार की बात है कि यह उसका असली शरीर नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में इस शरीर में पूर्वजों की रक्त रेखा नहीं थी। चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, फिर भी वह अपने मूल शरीर को इसके ऊपर प्राथमिकता देता था। दक्ष को धुवन लिफ्ट से मिले 3 दिन हो चुके थे। दक्ष अभी भी सोच रहा था कि उसे राजा से मिलने में कितना समय लगेगा। दूसरी ओर वह खुश भी था क्योंकि उसे खुद को तैयार करने और मजबूत होने के लिए और समय मिल गया था। इन 3 दिनों में उसने अपने पुराने कौशलों का और भी अभ्यास किया है। वह पहले से ही उनकी समझ रखता था और जब वह वहां पहुंचा था तो उसके पास केवल पर्याप्त क्यूई की कमी थी, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त क्यूई भी थी। राकन 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 रानकन। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही दक्ष खड़ा हो गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। उसने देखा कि हवेली का मुख्य नौकर उसके सामने खड़ा है। मालिक ने कहा है कि तुम कल सुबह उनके साथ चले जाओगे, तैयार रहना। मुख्य सेवक ने जाने से पहले दक्ष से कहा। दक्ष कमरे में वापस चला गया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। आखिरकार यह समय आ गया है, वह मुस्कुराते हुए बोला। ताराकन 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 ताराकन। अगला दिन आया। दक्ष और डुआन लिफेंग एक साथ हवेली से बाहर निकले। क्या तुम राजा से मिलने के लिए तैयार हो? अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा जब तुम उससे मिलोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास जो जानकारी है वह उसके समय के लायक है, अन्यथा वह तुम्हें देखते ही मार देगा। डुआन लिफेंग ने दक्ष से कहा और गाड़ी के करीब जाते हुए हंसा। चिंता मत करो, मेरे पास जो जानकारी है वह उसके लिए काफी होगी। दक्ष ने गाड़ी में प्रवेश करते हुए सहजता से कहा। दोनों के गाड़ी में बैठ जाने के बाद गाड़ी शहर के दक्षिणी निकास की ओर चल पड़ी। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि रॉयल सिटी दक्षिण में है, लेकिन आप शायद कुछ और नहीं जानते होंगे। हमें वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। डेडवान लिफेंग ने कुछ मिनट चुपचाप बैठने के बाद दक्ष से बात करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आपके राज्य में क्या होता है, लेकिन हमारे राज्य में कुछ नियम हैं जिन्हें आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप उन्हें तोड़ते हैं तो आपको बिना किसी दया के तुरंत मार दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप राजा से मिलने से पहले ही मरना नहीं चाहते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले जब आप महामहिम से बात करें तो उनकी आंखों में कभी ना देखें। आपको हमेशा अपना सिर नीचे रखना चाहिए। दूसरे, जब आप महामहिम को पहली बार देखें तो आपको उनका अभिवादन करने के लिए एक घुटने पर बैठना होगा। ऐसा न करना अनादर माना जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। तीसरा, डुआन लिफेंग रास्ते भर दक्ष को नियम बताता रहा क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर दक्ष को नियम नहीं पता तो उसकी मौत हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो राजा उसे दक्ष को नियम ना सिखाने के लिए दोषी ठहराए। उनकी चिंता ने उसे दक्ष को सिखाने में और भी ज्यादा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। दिन रात में बदल गए और रात दिन में। जल्द ही 5 दिन बीत गए। जब डेडवान लिफ की गाड़ी आखिरकार शाही शहर पहुंच गई, गाड़ी शाही महल के ठीक सामने रुकी। लंग चान और डेडवान लिफेंग बाहर निकले। महल के मुख्य खोजे ने उन दोनों का स्वागत किया। उन्हें महल के अंदर और राजा के कक्ष में ले जाया जाता है। दक्ष ने देखा कि कमरे में कुछ और लोग भी मौजूद थे। वह राजा को तो तुरंत पहचान गया, लेकिन वह नहीं
नहीं जानता था कि बाकी लोग कौन थे। हालांकि वह एक और व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसने बर्फ की तरह शुद्ध सफेद वस्त्र पहन रखा था, उस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। दक्ष ने सफेद लबादे वाले आदमी को देखा। उस आदमी के लबादे में ड्रैगन का प्रतीक था। वह आदमी अधेड़ उम्र का लग रहा था, उसकी आंखें गहरी थी और उसके बाल लाल थे जो कंधों तक आते थे। इस कमरे में सफेद ड्रैगन प्रतीक के वस्त्र पहने कुछ और लोग भी थे, लेकिन लाल बालों वाला आदमी उनमें से सबसे अलग दिख रहा था। उस आदमी के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। वह व्यक्ति अन्य लोगों की तुलना में राजा के अधिक निकट खड़ा था, जिससे ये भी स्पष्ट हो गया कि उसका स्थान राजा से कहीं अधिक ऊंचा था। सफेद वस्त्र पहने हुए लोग सुनाई साम्राज्य की सबसे मजबूत सेना ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य होने चाहिए। जहां तक लाल बालों वाले आदमी की बात है तो वह ड्रैगन स्क्वाड का नेता या उच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति होना चाहिए। बाकी लोग इस साम्राज्य के मंत्री होने चाहिए क्योंकि वे सभी बूढ़े दिख रहे हैं। दक्ष ने सोचा और उसने अपनी नजर सभी पर थोड़ी देर के लिए घुमाए। वह नहीं चाहता था कि उनको घूरने के कारण उसे असभ्य समझा जाए। महाराज अमर रहे। डुआन लिफेंग एक घुटने पर बैठ गया और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का अभिवादन किया। दक्ष ने भी वैसा ही किया और वह भी बैठ गया। महामहिम अमर रहे। उन्होंने सिंहासन पर बैठे सफेद बालों वाले व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा। वह आदमी 60 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और सिर पर सफेद बाल थे। दक्ष को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उसके सामने बैठा व्यक्ति सुनाई साम्राज्य का राजा वांग जीफेन था। वह राजा जो सुनाई साम्राज्य के आखिरी महान युद्ध के समय शीर्ष पर था, जिसने दशकों की लड़ाई को एक जीत के साथ समाप्त किया था। राजा ने सहज स्वर में कहा, खड़े हो जाओ। दक्ष और डडवान लिफेंग खड़े हो गए। लिफेंग ने मुझे बताया कि तुम डेमन के बेटे हो और तुम हमें कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए यहाँ आए हो। हमें ये जानकारी बताओ और इसके आधार पर हम जानकारी देने के लिए तुम्हारे इनाम पर निर्णय ले सकते हैं। वांग जीफेन ने दक्ष से कहा, महाराज ये सच है कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वास्तव में यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अक्ष साम्राज्य लंबे समय से सुनाई साम्राज्य पर हमला करने और अपना बदला लेने की योजना बना रहा था। दक्ष ने वांग जीफेन से कहा, वे अब हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें क्या भरोसा है कि अब नाम अलग हो सकते हैं? वह जानकारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमें लंबे समय से संदेह था कि वे ऐसा कुछ करना चाहते हैं। भले ही आपने हमें नहीं बताया होता, फिर भी हम सतर्क रहते। हमें वह जानकारी बिल्कुल भी उपयोगी नहीं लगी। अब यदि आपके पास कुछ और है जो आप हमें बता सकते हैं तो अभी बताइए या आप जा सकते हैं। वांग जीफेन ने दक्ष से कहा, जैसे कि वह चींटी जैसे किसी महत्वहीन व्यक्ति से बात कर रहा हो। मुझे यकीन है कि आपको इस बात का संदेह था क्योंकि वे लंबे समय से ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे अपनी जीत की संभावनाओं के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। अब हालांकि उनके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में उनका मानना है कि वे आपको अपने घुटनों पर ला सकते हैं। यदि आप अभी भी उन्हें हल्के में लेते हैं तो यह आपके और आपके राज्य के लिए बुरा होगा। दक्ष ने उन्हें बताया और आह भरी ओह। जैसे ही वांग जीफेन ने ये सुना उसके के चेहरे पर उदासी छा गई। ना केवल वह बल्कि कक्ष में मौजूद हर कोई दक्ष के शब्दों से हैरान था। दिलचस्प है, हमें बताओ कि उन्हें क्या मिला? उन्हें हमें हराने का विश्वास किस बात से मिला? राजा ने दक्ष से पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? जल्दी करो और महामहिम को बताओ। डुआन लिफेंग चौंक गया जब उसने दक्ष को राजा से इस तरह बात करते देखा। उसने ये भी देखा कि राजा गुस्से में दिख रहा था। वह नहीं चाहता था कि अगर दक्ष ने कुछ गलत किया तो उसे फंसाया जाए क्योंकि वह उसे यहाँ लेकर आया था। उस आदमी का बेटा भी उसके जैसा ही मूर्ख है। डनलिफ, क्या तुमने उसे यहाँ लाने से पहले शिष्टाचार नहीं सिखाया? ड्रैगन की पोशाक पहने लाल बालों वाला आदमी एक कदम आगे बढ़ा और डनलिफ को घूरने लगा। उसने अपनी नजर दक्ष की ओर घुमाई। बच्चे, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने महामहिम से इस तरह बात करने की हिम्मत की? आदमी ने दक्ष से पूछा। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। दक्ष ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक मेरी कोई मांग पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ आया इन सभी खतरों का सामना करते हुए क्योंकि मैं अक्ष साम्राज्य से नफरत करता था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ कुछ चाहता था। जब तक आप मेरी मांग पूरी कर सकते हैं मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ जो कुछ भी होता है उसमें तुम्हारी कोई भूमिका है? लाल बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा जब वह उसकी ओर चलने लगा। रुको जूलान शियांग, पहले मुझे उसकी मांगे सुनने दो। अगर वे बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं ऐसा करने के लिए सहमत हो सकता हूँ। मैं अभी सुनना चाहता हूँ कि उसे क्या कहना है। राजा ने लाल बालों वाले आदमी को लापरवाही से रोका। वह राजा था और उसके पास सब कुछ था। अगर कीमत बहुत ज्यादा ना हो तो वह इस जानकारी के बदले दक्ष को कुछ देने से भी गुरेज नहीं करता। वह ये भी जानना चाहता था कि दक्ष की मांग क्या है। उसे क्या चाहिए था? पैसा, शोहरत या ताकत? वह उत्सुक था। बोलो बच्चे, तुम क्या चाहते हो? राजा ने दक्ष से पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी
थी, मुझे जवाब चाहिए, बस एक ही जवाब। दक्ष ने जवाब दिया, तुम्हें जवाब चाहिए किस बात का? राजा ने उत्सुकता से पूछा। मैं पिछले महान युद्ध और अपने पिता के बारे में जवाब जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। दक्ष ने राजा से पूछा, ओ तो आप अपने पिता के साथ जो हुआ उसके बारे में हमारी तरफ से सुनना चाहते हैं? ये सामान्य बात है, मुझे पता है कि आपके राज्य में क्या कहानी चल रही है और मुझे कहना चाहिए ये बहुत मजेदार है, राजा ने कहा और उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी। हाँ, वहाँ जो कहानी चल रही है वह इतनी मूर्खतापूर्ण है कि मुझे हंसी आ रही है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था। बदले में मैं तुम्हें उस जगह के सभी रहस्य बताने को तैयार हूं। मैं युद्ध में उन्हें नष्ट करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। दक्ष ने कहा, उनको नष्ट करने में हमारी मदद करो? हाँ, बड़े शब्द बच्चे, तुम हमें केवल जानकारी दे सकते हो और हमारी ताकत उधार ले सकते हो। इसके अलावा मेरा एक सवाल है, हम तुम्हारी कहीं एक भी बात पर क्यों विश्वास करें? तुम शायद उन लोगों में से एक हो जो वहां सबसे ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहानी गढ़ी है, ऐसा कोई तरीका नहीं है से तुम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सको और फिर भी बिना किसी मदद के वहां से भाग सको। लाल बालों वाला आदमी अचानक बोल उठा, बिल्कुल यह उनकी योजना हो सकती है। उन्होंने आपको हमें गलत जानकारी देने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए हम उस पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं। कक्ष में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा जो राजा का मंत्री लग रहा था, बताओ बच्चे, क्या फीनिक्स संगठन ने ये योजना बनाई थी? क्या उन्होंने तुम्हें हमारे राज्य के अंदर घुसने में मदद की बिना किसी को पता चले? लाल बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए दक्ष से पूछा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं अकेला आया था। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कमरे के अंदर कोई भी इस पर विश्वास करेगा जब तक कि तुम कुछ क्षमता नहीं दिखाते। ड्रैगन स्क्वाड के नेता वो शून्य अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, मैं अपनी युद्ध भावना के कारण ऐसा करने में सक्षम था। जहां तक इसे दिखाने की बात है तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भजते हुए कहा। वह अपनी जगह से गायब हो गया और लाल बालों वाले व्यक्ति वशुन के पीछे आ गया, जबकि अन्य लोगों को ये पता लगाने में कुछ समय लगा कि दक्ष कहाँ गायब हो गया है। वशन को तुरंत इसका एहसास हो गया। जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया वह दूर चला गया। क्या ये पर्याप्त है? मेरी युद्ध भाव मुझे 50 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टैलीप करने में मदद करती है। हालांकि यह कठिन था, लेकिन मेरी युद्ध भावना की मदद से मैं यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा। दक्ष ने समझाया। उसने अपने टैलीप की रेंज के बारे में झूठ बोला। वह 200 मीटर की रेंज में कहीं भी टैलीप कर सकता था, लेकिन उसने 50 मीटर कहा ताकि भविष्य में उसके पास कोई तरकीब हो। उसने उन्हें यह भी नहीं बताया कि वह लंबी रेंज में भी टैलीप कर सकता है। यद्यपि उसने अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया, फिर भी वह कमरे में उपस्थित अधिकांश लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध आत्मा, उस शक्ति के साथ यह एक उच्च स्तरीय युद्ध आत्मा प्रतीत होता है। इस लड़के में बहुत क्षमता है। मैंने युद्ध भावना के बारे में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। ये पहली बार है जब मैं ऐसा देख रहा हूँ। यह एक अविश्वसनीय युद्ध भावना है। इसे दुश्मन के पास तुरंत प्रकट होकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के लिए इस तरह की युद्ध भावना के खिलाफ कोई उपाय खोजना बहुत मुश्किल होगा। न केवल हमला बल्कि बचाव भी अविश्वसनीय होगा। अविश्वसनीय। मैंने सुना है कि डेमन के पास एक अच्छी युद्ध भावना थी, लेकिन उसके बेटे के पास उससे भी बेहतर कुछ है। ऐसा लगता है कि अक्ष साम्राज्य ने उसे अपना दुश्मन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अल्पिराम राजा के अधिकांश मंत्री आपस में बात करते हुए दक्ष की प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और राजा चुप थे। वे बस दक्ष को देख रहे थे जैसे कि वे किसी बात पर आश्चर्य कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है। ये कौशल निश्चित रूप से तुम्हें उनके गढ़ों में घुसने और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, मैं भी आश्वस्त हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ इस क्षमता के कारण तुम हमारी सुरक्षा को भेद कर बिना पकड़े गए। 50 मीटर की रेंज बहुत कम है। अगर तुम्हारी रेंज 500 मीटर भी होती तो भी तुम हमारे सुरक्षा कर्मियों की नजर में आ जाते। ड्रैगन स्क्वाड के नेता ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा ये कठिन था, लेकिन मैं इसे करने में कामयाब रहा। किसी ने मेरी मदद नहीं की और अगर वे चाहते भी कि मैं उनकी मदद करूं तो मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं लूंगा जिन्होंने मेरी माँ और मुझे कई कारणों से प्रताड़ित किया जबकि हम निर्दोष थे। मैं उनका विनाश देखना चाहता हूं। मैं उनका पछतावा देखना चाहता हूँ। उनकी खुशी ही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगी। दक्ष ने भावुक स्वर में कहा, तुम अभिनय में अच्छे हो रहे हो। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हारे अभिनय पर पूरा विश्वास करता। जब दक्ष ड्रैगन स्क्वाड लीडर को अपना स्पष्टीकरण देने के बाद देख रहा था तो उसने अपने दिमाग में जून की आवाज सुनी जो उसके अभिनय की प्रशंसा कर रही थी। शश, कुछ मत बोलो, तुम उस पूरी भावनात्मक मानसिकता को तोड़ दोगे जो मैंने इस यथार्थवादी प्रदर्शन को पाने के लिए बनाई थी। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अतीत के बारे में बताऊंगा और तुम्हारे
तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ, तुम हमें उनके रहस्य के बारे में बता सकते हो जो तुमने पता लगाया है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी जानकारी सार्थक है तो मैं तुम्हें ड्रैगन स्क्वाड में एक पदवी प्रदान करूंगा। तुम में क्षमता है, राजा ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, अक्षराज्य ने गलती की है, उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। हमारा राज्य अपने लोगों या उनके परिवारों के साथ ऐसा कभी नहीं करता। अगर आपके पिता का जन्म यही हुआ होता तो आपको ये सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन अब आप हमारे नागरिक बन सकते हैं। कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो जानकारी दूंगा वह सार्थक होगी। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि फूचन के पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन यही कारण नहीं था कि वह राजा के सामने इस सवाल का जवाब पाने के लिए इतना अड़ा हुआ था। वह राजा के सामने खुद को एक वफादार बेटे के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहा था। वह एक ऐसे बेटे के रूप में दिखना चाहता था जो बदला लेने के लिए तैयार है, ताकि उसका अगला भाग आसानी से आगे बढ़ सके। इस एक सवाल को पूछने के पीछे उसके पास और भी कई कारण थे। अल्पविराम, यह अधिक उचित होगा यदि आप वो शून से सुने कि क्या हुआ। वह उस समय भी ड्रैगन स्क्वाड बल का नेतृत्व कर रहा था, राजा ने दक्ष से कहा, और फिर उसने अपनी नजर ड्रैगन की पोशाक पहने लाल बालों वाले व्यक्ति पर घुमाई। वह शून, उसे बताओ, उसने वह शून से कहा। हाँ महाराज, लाल बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो शून ने दक्ष की ओर देखा और उसे अतीत की यादें ताजा होने लगी। यह सब 10 साल पहले हुआ था। तुम्हारे पिता ने बॉर्डर टाउन में अपना बेस बनाया था। फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान नेता वर्मियन दूसरी तरफ की रखवाली कर रहे थे। मैं तुम्हारे पिता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था क्योंकि वह अधिक खतरनाक थे, इसलिए मैंने अपने अधीनस्थों को वर्मियन का सामना करने और उसकी रक्षा को तोड़ने की कोशिश करने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं अपनी सेना के साथ डेमन का सामना करने के लिए तैयार था। उसने दक्ष को समझाना शुरू किया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल और नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। हमारे बीच कई लड़ाइयां हुई, कुछ हमारे सैनिकों के बीच और कुछ हमारे स्पिरिट वॉरियर्स के बीच। मैंने खुद तुम्हारे पिता से 3 बार लड़ाई की, हमारी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, ये हमेशा बराबरी पर खत्म हुई। तुम्हारे पिता वाकई बहुत जिद्दी मूर्ख थे। हमारी लड़ाइयों में वे कई बार बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उनकी युद्ध भावना इतनी परेशान करने वाली थी कि उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर उनके